अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे खुश खुरम शादो आबाद रखे और आप लोगों की तमाम दिली जायज़ मकासिद को पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए नए लोग, और कमेंट्स लिखिए सारे लोग, और आगे बढ़ाइए मुझे प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है कोहे गिरा। राइटर हैं मिर्ज़ा अमजद बेग। उनकी कहानियों में से ही है जिसे हिस्साम बट ने तहरीर किया है। ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान को दो लख्त हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। जुग्राफियाई लिहाज से तो पाकिस्तान अपने क़याम के वक्त ही दो लख्त हो गया था, यानी मगरिबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। वैसे तो ये दोनों मजमूई तौर पर एक ही मुल्क कहलाते थे, मगर ये दो हिस्से थे। जब ढाका अलग हो गया तो इस सानह ने एक को पाकिस्तान और दूसरे को बांग्लादेश बना दिया। ज़ेर नज़र वाक़या मौजूदा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का है। मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम था। ऐसे में चोरों और डाकुओं की बनाई थी। कराची के बासियों को अच्छी तरह याद होगा कि जिस दौर का ये मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन दिनों डकैती की वारदातें तनासुब से ज़्यादा बढ़ गई थी। अपनी मदद आपके तहत शहरियों ने अपने अपने मोहल्लों में गलियों में पहरा देना शुरू कर दिया था। ये भी एक ऐसी ही सितम ज़रीफ रात की दास्तान है। मैं मामूल के मुताबिक अपने बेडरूम में एक अहम केस की स्टडी में महव था कि शोर की आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। शोर की ये आवाज़ घर से बाहर गली में उभर रही थी। बेसाख्ता मेरी निगाह दीवारगीर क्लॉक की जानिब उठ गई। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। मैंने केस की फाइल को एक जानिब रखा और तवज्जो घर के बाहर उभरने वाली आवाज़ पर मरकूज कर दी। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस आवाज़ के बारे में मेरा इब्तदाई अंदाज़ा गलत था। असल में वो शोर मेरे पड़ोस वाले बंगले के अंदर से उठ रहा था। उसकी शिद्दत में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। अब मेरे लिए अपने घर के अंदर बैठे रहना मुनासिब नहीं था, लिहाजा मैंने चप्पल पहनी और अपने बंगले से बाहर निकल आया ताकि पता लगा सकूं कि मेरे पड़ोस के बंगले में रात के इस पहर कौन सी आफत आ गई है। मैंने अपने पड़ोस के जिस बंगले का जिक्र किया, वहाँ कुद्दूस नामी एक साहब अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे। ये एक मुख्तसर सा ख़ानदान था। कुद्दूस, उसकी बीवी कुलसुम और उसकी दो बेटियां खालदा और आबिदा। कुद्दूस साहब की एम ए जिन्नाह रोड पर घड़ियों की एक दुकान थी। मैं अपने घर का गेट खोलकर बाहर निकला ही था कि एक नौजवान लड़की के चेहरे पर निगाह पड़ी। वो खासी घबराई हुई नजर आती थी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो बोल पड़ी, अंकल आप वकील हैं ना? जी हाँ मैं वकील हूँ, मैंने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। आप कौन? मेरा नाम खालदा है, वो इस्तरारी लहजे में बोली। हम इस बंगले में रहते हैं। बात खत्म करते ही उसने मेरे पड़ोस वाले बंगले की जानिब इशारा कर दिया। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो ये शोर की आवाज़ें आपके घर के अंदर से आ रही थी? मैंने थी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया था कि अब वो शोर सुनाई नहीं दे रहा था। मैं खालदा या उसकी बहन आबदा को चेहरे से नहीं पहचानता था। सिर्फ मुझे इतना मालूम था कि मेरे पड़ोसी कुद्दूस साहब की दो बेटियां हैं जिनके नाम खालदा और आबिदा हैं। खैरियत तो है ना बेटी? मैंने तशवीश भरे लहजे में दरियाफ्त किया। ये कैसा शोर था? अंकल आप जल्दी से हमारे घर चलें, वो इस्तरारी लहजे में बोली। अम्मी ने आपको बुलाया है। खालदा बेटी मुतहविश लड़की की आंखों में देखते हुए बड़ी रसान से कहा, मैं वकील ज़रूर हूँ, मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आधी रात को तुम्हारी अम्मी मुझे क्यों बुला रही है। वो जी हमारे घर में एक डाकू घुस आया है, वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली। मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया, फिर पूछ लिया, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू घर ही में है जी, उसने बताया। अब्बू ने उस डाकू को पकड़ रखा है। हमें इस वक्त आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। हक़े हमसायगी का मामला था, इसलिए मैं मज़ीद कोई सवाल किए बगैर उसके साथ चल पड़ा। इस सूरत हाल ने मेरे अंदर तजस्सुस को भी भड़का दिया था। कुद्दूस साहब ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया था।
कुद्दूस मजबूत बदन का मालिक एक पस्ताकत कामत शख्स था। उसकी उम्र 55 के आसपास रही होगी। उसने बड़ी महारत और चाबुक दस्ती के साथ मुबैना डाकू को जेर कर लिया था। जब खालदा ने थोड़ी देर पहले किसी डाकू का जिक्र किया तो मैं यही समझा था कि वो कोई खतरनाक शख्स था, मगर कुद्दूस ने जिस बंदे को काबू कर रखा था वो मेरे तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कुद्दूस के करीब ही उसकी बीवी कुलसूम और बड़ी बेटी आबदा भी मौजूद थी। मुझ पर निगाह पड़ी तो कुलसूम ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, ले जी, वकील साहब आ गए। अब वो खुद ही इस कमबख्त का बंदोबस्त कर देंगे। मुबैना डाकू की उम्र 20-22 साल रही होगी। वो दुबला पतला और दराज कामत नौजवान था। शेव बड़ा हुआ और लिबास से उजटपन झलकता था। इन लम्हात में वो सहन के फर्श पर उकड़ू बैठा था और खासा सहमा हुआ दिखाई देता था। इसी दौरान में आबदा 2 कुर्सियां उठा लाई। कुलसूम के इसरार पर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया और दूसरी पर कुद्दूस साहब बराजुमान हो गए। कुद्दूस ने उस लफंगे नौजवान को जेर करके एक कारनामा अंजाम दिया था। मेरी आमद पर उनका हौसला और बढ़ गया था। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कड़े तेवरों से उस नौजवान को घूरा। उसने जवाब दिया, मुराद। तुम मुराद नहीं, नाम मुराद हो, मैंने गसीले लहजे में कहा। जब ही डाका डालने इस घर में घुसे थे, है ना? नहीं जनाब, वो घिघियाया। मैं चोर नहीं हूँ और ना ही डाकू हूँ। फिर तुम्हारा इस घर में घुसने का क्या मकसद था? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आधी रात को यहाँ पिकनिक मनाने आए थे? मैं झूठ नहीं बोल रहा जनाब, वो दोनों हाथ जोड़ते हुए मिन्नत रेज लहजे में बोला। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मुझे तुम्हारी झूठी और बड़ी कस्मों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने डांटने वाले अंदाज में कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम आधी रात को कुद्दूस साहब के घर में क्या कर रहे थे? मैं अपनी जान बचाने के लिए दीवार फलांकर इस तरफ कूद गया था, इसने बताया। मुझे नहीं पता ये किसी कुद्दूस साहब का घर है या किसी और का। ये बकवास करता है वकील साहब, कुद्दूस ने खफगी आमेज अंदाज में कहा। मैं काफ़ी देर से इस मरदूत की यही बकबक सुन रहा हूँ। मिसेस कुद्दूस ने कहा, वकील साहब, आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि आप कानूनी मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। हम चाहते हैं कि इस बदमाश को काबू कर लें, पुलिस के हवाले कर दें। आप हमारे पड़ोसी हैं, ये आपका हम पर एहसान होगा। मुराद बारी बारी सबके चेहरों की तरफ देखने के बाद मुझसे मुखातिब हुआ, वकील साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं मुजरिम नहीं हूँ। कुद्दूस साहब, मैंने साहिब खाना की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, इसकी बात तो मैं बाद में सुनूंगा, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने इसे कब और कहाँ से पकड़ा है? हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि बंगले के ऊपरी हिस्से में धप की आवाज़ उभरी। कुद्दूस मुझे तफसीलात से आगाह करने लगा। मैं उस वक्त वॉश बेसिन के पास खड़ा था और ब्रश करने का इरादा कर रहा था। उस वक्त पुरअसरार आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, मुझे यूं लगा जैसे हमारे घर के अंदर कोई कूदा हो। मैंने दांत ब्रश करने के इरादे को वक्ती तौर पर मुलतवी किया और दबे कदमों से बंगले के उगबी हिस्से की जानिब बढ़ गया और फिर मैंने उसे एक दीवार के साथ खड़ा देखा। उसका रुख दूसरी जानिब था। मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया और बआहिस्तगी उसके सर पर पहुंच गया और फिर मैंने गरजदार आवाज में उसे पुकारा, ए, कौन हो तुम? अपने उकब में मेरी आवाज़ सुनकर ये इस तरह उछला जैसे उसने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। अगले ही लम्हे उसने एक जानिब दौड़ लगा दी। मैं भी उसके पीछे लपका और चंद फीट आगे जाकर मैंने उसे दबोच लिया। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, मगर मैंने उसकी एक नहीं चलने दी और कॉलर से पकड़कर खींचते हुए यहाँ ले आया। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, जब से ये एक ही रट लगाए हुए है कि ये चोर नहीं है बल्कि अपनी जान बचाने के लिए हमारे घर में कूदा है। कुद्दूस साहब, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिलाशुबा आपने बड़ी जुरात से काम लिया है, वरना इस किस्म की सूरत हाल में लोग उमूमन हवास बाख्ता हो जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। चोर और सांप की एक अपनी ही दहशत होती है। आप ठीक कहते हैं वकील साहब, वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद बुरी तरह घबरा जाता। बस जी, लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने उन अल्फाज में इजाफा किया, जवानी की कसरत काम आ गई। मैं समझा नहीं, मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा।
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، نوجوانی میں مجھے پہلوانی کا شوق تھا، میں روزانہ باقاعدگی سے اکھاڑے جاتا رہا ہوں۔ بہرحال اس نے نفرت آمیز نظر سے مبینہ ڈاکو مراد کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اب وہ جوانی والی پھرتیاں تو باقی نہیں ہیں اور نہ ہی جسم میں وہ طاقت موجود ہے، لیکن اس جیسے چور اچکوں سے تو میں اب بھی دو دو ہاتھ کرنے کی سکت رکھتا ہوں۔ بہرحال آپ کی کارکردگی نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے، میں نے انہیں سراہتے ہوئے کہا، پھر مراد کی طرف جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی نام مراد، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آپ مجھے معاف کر دے جناب، وہ التجا آمیز انداز میں بولا، مجھے یہاں سے جانے دیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ نہیں، قدوس صاحب تو تمہیں تھانے میں بند کروانے کے حق میں ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ میرے پڑوسی ہیں اور ان کی خواہش کا احترام کرنا مجھ پر واجب ہے، میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں، وہ قدوس صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی اس علاقے کا رخ نہیں کروں گا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے مجھے بتا دیا کہ مراد غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہے، وہ واقعی چور یا ڈکیتی کی نیت سے اس گھر میں نہیں گھسا تھا، البتہ یہ عقدہ کھلنا ضروری تھا کہ وہ کس سے جان بچانے کے لیے دیوار پھلانگ کر قدوس صاحب کے گھر میں کودا تھا۔ تمہارے وعدے وعید اور معافی تلافی کی کوئی اہمیت نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جب تک مجھے تمہاری بے گناہی کا یقین نہ ہو جائے تم یہاں سے نہیں جا سکتے، بلکہ اگر یہاں سے جاؤ گے تو سیدھے تھانے کے حوالات میں جاؤ گے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ بے حد پریشانی کے عالم میں مجھ سے مستفسر ہوا، وکیل صاحب آپ کو میری بے گناہی کا یقین کیسے آئے گا؟ تمہاری بے گناہی صرف سچ بولنے سے ہی ثابت ہو سکتی ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا وکیل صاحب، وہ ملتجانہ لہجے میں بولا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس گھر میں کودے تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا قصہ ہے؟ تمہیں کس سے جان کا خطرہ تھا؟ چند گنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے جناب، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، میں اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا، اس بنگلے کی عقبی گلی میں تاریکی نظر آئی تو میں ان گنڈوں کو چکما دے کر ادھر آ گیا اور خود کو محفوظ کرنے کے لیے بنگلے کی دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا۔ وہ سانس کو درست کرنے کے لیے رکا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان شیطانوں نے مجھے بنگلے کے اندر کودتے ہوئے نہیں دیکھا اور میری جان بچ گئی۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ وہ مئی کا مہینہ تھا، ان دنوں موسم کے کیا تیور ہوتے ہیں یہ بات سب کو معلوم ہے۔ مسز قدوس نے ایک فین ہمارے رخ پر آن کر دیا تھا اور وہ ماں بیٹیاں بھی ہمارے پاس کرسی ڈال کر قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ عدالت کے باہر وہاں قدوس صاحب کے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی عدالت لگ گئی تھی اور وہ بھی نصف شب کے بعد۔ ملزم مراد کافی دیر سے اکڑ بیٹھا ہوا تھا اور اس پوزیشن میں بیٹھا وہ رحم کا منتظر دکھائی دیتا تھا۔ مجھے اس کی کہانی میں خاصی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی تکلیف رفع کرنے کی غرض سے تحکمانہ لہجے میں کہا، سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، الٹی پالٹی مار کر۔ اس نے فوراً سے پیشتر میری ہدایت پر عمل کیا اور صحن کے پختہ فرش پر الٹی پالٹی مار کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر قدر اطمینان جھلک رہا تھا۔ میں نے باقاعدہ جرح کا آغاز کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، وہ گنڈے تمہارے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے؟ تم سے ان کی کیا دشمنی ہے؟ نامراد نے اپنا قصہ شروع کرنے سے پہلے باری باری ہم سب کے چہروں کا جائزہ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ شاید کسی چکر بازی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں نے فوراً تنبیہی انداز میں اس پہ واضح کر دیا، ایک بات کان کھول کر سن لو مراد، وہ یہ کہ اگر تم نے ذرا سی بھی غلط بیانی یا چکر بازی سے کام لینے کی کوشش کی تو پھر سیدھے یہاں سے تھانے جاؤ گے، میرے ایک فون پر پولیس والے اس بنگلے کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے، پھر تم مجھ سے کسی بھی مدد کی اور رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جناب ان گنڈوں سے براہ راست تو میری کوئی دشمنی نہیں ہے وکیل صاحب۔ اس نے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال دیکھی تو گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، یہ سارا چکر وسیع شاہ کا چلایا ہوا ہے۔ وسیع شاہ؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا، کون ہے یہ وسیع شاہ؟ وسیع شاہ ایک نجومی ہے وکیل صاحب، اس نے جواب دیا، ستاروں کا حال بتاتا ہے۔ تمہاری دشمنی کسی نجومی سے ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اگر وہ تمہارا دشمن نہیں ہے تو پھر تمہارے پیچھے گنڈے کیوں چھوڑ رکھے ہیں؟
یہ سب سلما کا کیا دھرا ہے، اس نے بتایا۔ یہ سلما کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ سلما ببلی کی ماں ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اس کی کہانی ایک سے ایک دلچسپ اور سنی خیز موڑ لے رہی تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ببلی کسی سلما کی بیٹی ہے اور سلما نے کسی نجومی وسیع شاہ کو تمہارا دشمن بنا رکھا ہے، لہٰذا وسیع شاہ نے تمہارے پیچھے گنڈے لگا دیے ہیں جو تمہاری جان لینا چاہتے ہیں۔ تم کوئی ہوش ربا کہانی سنا کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ میری توبہ جو میں آپ کو کوئی چکر دینے کی کوشش کروں، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ببلی کا اصل نام ہے سہرش۔ آپ نے میری کہانی کو ہوش ربا کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ میری کہانی بڑے انوکھے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اس نجومی کے بچے وسیع شاہ نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ مجھے بتاؤ تمہاری کہانی کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس دوران میں کلثوم نے بنگلے کے کچن میں جا کر چائے بنا لی تھی۔ اس وقت ہم چائے سے بھی شغل کر رہے تھے، اگرچہ قدوس اور اس کی بیگم تو اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ نامراد کو بھی چائے پیش کی جائے، تاہم میرے کہنے پر انہوں نے چائے کی ایک پیالی اسے بھی دے دی، جس پر مراد نے خلوص دل سے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر کلثوم کہے بنا نہ رہی، وکیل صاحب آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے محسن ہیں، اس لیے ہم نے آپ کی بات مان لی، ورنہ اس بدبخت کو تو میں ایک بوند پانی بھی نہ دیتی۔ ایسے چور ڈاکو کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، مسز قدوس، میں مراد کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور، وہ سنجیدگی سے مجھے تکنے لگی۔ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ مراد نے آپ کے گھر سے کون سی چیز چرائی ہے؟ میں نے بدستور زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لیکن وہ گڑبڑا گئی۔ یہ چوری کی نیت سے ہی دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر میں کودا تھا۔ نیت کا حال صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے مسز قدوس، جو ہم سب کے خالق اور مالک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ انسان محض اندازے ہی قائم کر سکتا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ کیا آپ کا اندازہ کیا ہے؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ مراد ہرگز چور نہیں ہو سکتا، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اب اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہی میں اس پر جرح کر رہا ہوں۔ مجھے بھی اس کے اندر چوروں والی پھرتی اور دمخم نظر نہیں آ رہا۔ قدوس مراد کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے میری تائید میں بولا۔ اسے قابو کرنے میں مجھے زیادہ دقت نہیں ہوئی تھی۔ مراد، میں نے اس مصیبت زدہ نوجوان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم خود اپنی زبان سے سچ بولنے کا حلف اٹھا چکے ہو۔ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے وکیل صاحب، وہ چائے کی چسکی لینے کے بعد اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اپنے وعدے، مطلب یہ کہ اس حلف پر قائم ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اب جلدی سے تم اپنی وہ کہانی مجھے سنانا شروع کر دو جس میں ببلی، سلما اور وسیع شاہ کے کردار سجے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، پھر اپنی داستان بیان کرنے لگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو مراد کے پس منظر سے آگاہ کر دوں تاکہ اس کہانی کو سننے کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اس میں سے بہت سی باتیں خود مجھے مراد نے بتائی تھی اور کچھ میں نے بعد ازاں اپنی تحقیق اور تفتیش سے معلوم کر لی تھی۔ مراد کا پورا نام مراد علی تھا۔ وہ کراچی کے علاقے غریب آباد کا رہنے والا تھا۔ وہ بوڑھے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ عمر 27 سال اور قد و قامت اور صحت کے بارے میں ابتدائی صفحات میں بتا چکا ہوں۔ وہ محض مڈل تک تعلیم یافتہ تھا اور فی الحال بے روزگار بھی تھا۔ مراد کا باپ امداد علی ایک تجربہ کار ماہر موٹر میکینک اور غریب آباد کے مین روڈ پر اس نے ایک چھوٹی سی میکینیکل شاپ بنا رکھی تھی جہاں وہ صبح سے رات گئے تک کام میں مصروف رہتا تھا۔ امداد علی اپنے کنبے کا واحد کفیل تھا۔ اس کی سب سے بڑی محرومی اس کا غیر تعلیم یافتہ ہونا تھا۔ وہ بچپن ہی سے موٹر میکینکی کے کام میں پڑ گیا تھا اور پھر اسی روزگار میں اس کی عمر گزر گئی۔ اب وہ بڑھاپے کی منزل پر کھڑا تھا۔ ہاتھ پاؤں میں پہلے جیسی طاقت اور توانائی باقی نہیں رہی تھی، تاہم جب تک سانس چل رہی تھی اسے یہی کام کرنا تھا۔ انسان نے اپنی زندگی میں جو محرومیاں دیکھی ہوں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کا ان محرومیوں سے واسطہ نہ پڑے، لہٰذا امداد علی کی بھی شدید خواہش تھی کہ اس کی
नरीना पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने। वो नहीं चाहता था कि उसकी तरह मुराद भी मशीनों और कुलपुर्जों के तेल से हाथ पांव काले करे और अपने कपड़े काले करे। उसकी तमन्ना थी कि उसका बेटा कलम की नोक से कागज़ काले करे और एक दिन वो अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। मगर इमदाद अली का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। वो खुद इसलिए तालीम हासिल नहीं कर सका था कि उसके वालिदैन उसे तालीम दिलाने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। इसलिए उसने खुद मेहनत की और कड़ी मुशक्क़त करके बेटे को पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मेहनत रायगा गई। वो मुराद को बामुराद करने में कामयाब न हो सका। उसकी इस कोशिश में माली तंगी आड़े नहीं आई, बल्कि मुराद की तालीम से अदम दिलचस्पी ने इमदाद अली का दिल तोड़ दिया और उसके अरमानों का खून कर डाला। मुराद की वालदा सुल्ताना ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वालिदैन की कोई नसीहत उस बदनसीब के पल्ले न पड़ी। पढ़ना लिखना तो रहा एक तरफ, उस नामुराद ने तो किसी कामकाज में भी दिलचस्पी न ली। 23 साल का होने को आया था, उसके बावजूद भी बेरोजगार ही था। वो कभी कभार अपने बाप की मोटर गैरेज में चला जाता और उसका हाथ बटा देता, वरना दिन का बेशतर हिस्सा वो आवारागर्दी की नज़र ही कर देता। और इसी बेरोज़गारी, बेकारी और आवारागर्दी के दौरान उसे सहरिश यानी बबली से मोहब्बत हो गई। कहते हैं कि अगर इंसान के सामने करने को बहुत कुछ हो, जिसकी वजह से उसका जहन हमा वक्त मसरूफ़ रहता हो, तो फिर उसे इश्क व मोहब्बत का ख्याल भी नहीं आता। मसरूफ़ इंसान अपने काम की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है। फारिग लोगों में इश्क व मोहब्बत के जरासीम कुछ ज़्यादा ही पाए जाते हैं। किसी की कही भी ये बात किस हद तक सही है, इसका जवाब तो कोई ऐसा शख्स ही दे सकता है जिसने कभी मोहब्बत की हो। बबली मुराद ही के मोहल्ले में रहती थी। वो छुप छुप कर और कभी कभी खुल्लम खुल्ला भी बबली को देखा करता था। बबली एक दान पान खूबसूरत और पुरकशिश सांवली सलोनी लड़की थी। जब वो स्कूल के लिए घर से निकलती तो मुराद बस स्टॉप तक उसका ताक़ुब करता था। जब तक वो बस में सवार होकर उसकी निगाह से ओझल नहीं हो जाती, वो उस वक्त तक बस स्टॉप पर खड़ा रहता। उसे बबली की स्कूल से वापसी का वक्त भी अच्छी तरह जहन नशीन था। वो उसे बस स्टॉप से घर तक पहुंचा कर ही दम लेता। जब किसी शख्स के मामूलात में इस कद्र नज़्म व नस्क हो, तो फिर फरीक सानी भला कैसे इस सरगर्मियों से बेखबर रह सकता है। बबली को भी बखूबी एहसास था कि मोहल्ले का एक आवारा लड़का उसके पीछे लगा हुआ है। अभी तक मुराद की कोई काबिल एतराज़ हरकत बबली के नोटिस में नहीं आई थी, लिहाजा वो मुराद की इन हरकत को उछाल कर बिला वजह कोई इशू नहीं बनाना चाहती थी। ये सब कुछ यूं ही चल रहा था कि एक रोज़ उस मामूल में अचानक एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई। उस दिन बबली हस्बे मामूल छुट्टी के वक्त जब स्कूल से वापस लौटी तो बस स्टॉप पर मुराद मौजूद नहीं था। अगरचे उसने किसी भी मरहले पर मुराद में अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था, ताहम वो रोज़ाना उस आवारा लड़के की शक्ल देखने की आदी हो चुकी थी। चुनांचा उस रोज़ मुराद की गैर मौजूदगी उसे अजीब सी लगी। बबली ने गैर इरादी तौर पर गर्दन घुमाकर चारों जानिब नज़र दौड़ाई, फिर अपने घर की सिमत कदम बढ़ा दिए। जब वो अपनी गली में दाखिल होने ही वाली थी तो उसे अपने ताक़ुब में खंखारने की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही उसे पुकारा भी गया, बबली जी 1 मिनट। बेसाख्ता उसके कदम थम गए। उसने मुड़कर देखा, सामने मुराद खड़ा था। उसने हाथ में एक किताब उठा रखी थी। जी फरमाइए, वो गहरी संजीदगी से मुस्तफसिर हुई। मैं आप ही के मोहल्ले में रहता हूँ, मुराद ने खुशगवार लहजे में अपना तारुफ कराते हुए कहा। मेरा नाम मुराद अली है। जी जानती हूँ, आगे बोलें, बबली ने रुखाई से कहा। वो जज्बाती लहजे में बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्या यही बताने के लिए आपने मुझे रोका है? अगर आप मेरे दिली जज्बात की कद्र करेंगी तो मुझे खुशी होगी, मुराद ने खुशामदाना अंदाज में कहा। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगा। ऐसे फजूल कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, बबली ने उखड़े हुए लहजे में कहा और जाने के लिए मुड़ी। मैं ये आपके लिए लाया हूँ, मुराद ने हाथ में पकड़ी हुई किताब को आगे बढ़ाते हुए शिकस्ता लहजे में कहा। बबली एक लम्हे के लिए रुकी और पूछा, ये क्या है? शेर व शायरी की किताब है, मुराद ने हत्तल इम्कान शीरी अंदाज में कहा। आप पढ़ेंगी तो आप लुत्फ अंदोज होंगी। ये आपके लिए मेरा पहला तोहफा है। मुझे शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही आपके घटिया जज्बात से, बबली ने नागवारी से कहा।
آپ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں ورنہ ایک دن آپ کو بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ مراد دنگ رہ گیا۔ ببلی کے دھمکی آمیز انداز نے اس کی محبت کے غبارے میں سوئی چبھو دی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ ببلی نے وہ شعر و شاعری کا مجموعہ کھینچ کر اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اس دوران میں ببلی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آئندہ 3-4 روز تک مراد نے ببلی کا تعاقب نہیں کیا اور دن رات یہی سوچتا رہا کہ ببلی نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا۔ اس سنگ دل لڑکی نے تو مراد کی محبت کے نوزائیدہ پودے کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا تھا۔ جب انسان کسی معاملے پر سوچ بچار کرتا ہے تو دماغ سے کوئی نہ کوئی جواب تو ضرور آتا ہے۔ مراد کے دماغ نے سمجھایا کہ یہ عشق و محبت اس کے بس کا کام نہیں ہے، لہٰذا اس بکھیڑے کو چھوڑ چھاڑ کر اسے آگے بڑھ جانا چاہیے، لیکن دل نے اس کے برخلاف فیصلہ دیا۔ اس کے اندر کا عاشق اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ چند روز تعطیل کے بعد وہ دوبارہ کام سے لگ گیا۔ مراد کو غیر حاضر پا کر ببلی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک مصیبت سے جان چھوٹی، لیکن جب مراد اسے دوبارہ اپنے تعاقب میں دکھائی دیا تو اسے بہت غصہ آیا اور ایک روز اس نے خود ہی رک کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت بھی وہ اسکول سے ہی واپس آ رہی تھی۔ مراد چند قدم کے فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ قدرے کم بھیڑ والی جگہ دیکھ کر رکی تو مراد چونک اٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ببلی اچانک رک کیوں گئی۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے شرافت کی زبان میں تمہیں جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ تمہاری عقل میں نہیں آیا، ببلی نے اسے گھورتے ہوئے درست لہجے میں کہا۔ لگتا ہے مجھے تمہارا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ ببلی کے خطرناک تیور دیکھ کر مراد گھبرا گیا، پھر ملتجیانہ لہجے میں بولا، میں اپنے اس دن کے رویے پر شرمندہ ہوں۔ اگر آپ کو میرا اظہار محبت برا لگا ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ آپ کے لیے میرے دل میں جو جذبات تھے وہ میں نے، جہنم میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارے جذبات اور تمہارا عشق۔ ببلی ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی۔ اگر آئندہ تم میرے پاس آئے یا مجھے میرے آس پاس دکھائی دیے تو سر پر اتنے جوتے برساؤں گی کہ محبت کا سارا بھوت اڑ جائے گا۔ آوارہ بدماش لچا کہیں کا۔ اپنی اس درجہ ذلت پر مراد سلگ اٹھا۔ اسے ببلی کی جانب سے ایسے جارحانہ رویے کی توقع نہیں تھی۔ توقع چھوٹی ہو یا بڑی، جب یہ پوری نہیں ہوتی ہے تو دل میں ایک خنجر سا پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا موقع تھا کہ وہ ببلی کو اس رد عمل کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اگر بات بڑھ جاتی تو لوگوں کا وہاں جمع ہو جانا لازمی تھا اور اس کے بعد مراد کی جو دھلائی منجھائی ہوتی اس کا تصور بھی لرزہ دینے والا تھا، لہٰذا وہ کان دبا کر چپ چاپ اپنی راہ ہو لیا۔ اس دل خراش واقعے کے بعد مراد ایک دم پھر گوشہ نشین ہو گیا۔ اب وہ شام و سحر اپنے دل کے زخموں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ چند روز بعد جب اس کی حالت ذرا سنبھلی تو دل بے قرار نے اسے پھر ببلی کی سنگن لینے پر مجبور کر دیا اور اس مرتبہ مراد پر آسمانی بجلی کون گئی۔ اس نے دیکھا ببلی اب ایک کار میں اسکول جا آ رہی تھی۔ مراد کو اچھی طرح خبر دی تھی کہ ان لوگوں کے پاس کوئی کار نہیں تھی اور نہ ہی کوئی گاڑی خریدنے کی استطاعت رکھتے تھے وہ لوگ۔ پھر یہ کار کس کی تھی؟ یہ سوال کسی خوفناک بگولے کی مانند اس کے دماغ میں چکرانے لگا۔ اندرونی تجسس سے مجبور ہو کر وہ اس شخص کی کھوج میں لگ گیا۔ ان دنوں جس کی کار میں ببلی اسکول جا رہی تھی وہ کالا بھجنگ شخص مراد کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ اس منحوس بندے کی ٹوہ میں لگ گیا اور چند ہی روز میں یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کالا کلوٹا فربا اندام شخص کوئی نجومی تھا۔ اس کا نام وسیع شاہ پتہ چلا۔ ببلی وسیع شاہ کو انکل اور اس کی ماں سلمہ اسے بھائی صاحب کہہ کر بلاتی تھی۔ محلے والوں کی معلومات کے مطابق وہ بندہ ببلی کے باپ شوکت حسین کا کوئی دور کا رشتہ دار تھا۔ یہ حقیقت تھی یا ببلی کے گھر والوں نے ایسا مشہور کر رکھا تھا، مراد اس راز سے واقف نہیں ہو سکا۔ 2-4 بار جب مراد اور وسیع شاہ کا آمنا سامنا ہوا تو وسیع شاہ نے اسے گھور کر ایسی نظر سے دیکھا تھا جیسے کچا چبانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وسیع شاہ کے اس انداز سے مراد کو یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہوا کہ ببلی نے اپنے انکل بلیکی کو اس کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا ہوگا۔ ببلی کا انکل بلیکی مراد کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں تھا۔ وہ اس گینڈے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔
वसी शाह बड़ी बाकायदगी के साथ बबली को स्कूल ले जाने और लाने की ड्यूटी अंजाम दे रहा था। चंद रोज के बाद वसी शाह ने बाकायदगी बबली के घर आना जाना भी शुरू कर दिया। इस बेढंगे काले मुस्टंडे को बबली के नजदीक देखकर मुराद का दिल खून हो जाता था। उसे उस रकीबे रुसया से हसद होने लगी थी, लेकिन चूंकि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, इसलिए उसका उस पर कोई बस नहीं चलता था। इसलिए मुराद दिल महसूस कर रह जाता है। इसे यूं महसूस होता जैसे एक मुरखन्ने काले भैंसे ने उसकी महबूबा छीन ली हो। वसी शाह की जात के हवाले से मुराद की तहकीक का सफर जारी रहा। चंद रोज के बाद वो ये मालूम करने में कामयाब हो गया कि वो बबली और सलमा का या शौकत का कहीं से भी कोई रिश्तेदार नहीं था। वो बबली की माँ के चक्कर में उनके घर के फेरे लगा रहा था। चोर रिश्तों की मोहल्लेदारी में ज्यादा अरसे तक छुपा कर रखना मुमकिन नहीं होता। गुंजान आबाद मोहल्ले वाले, खुसूसन इस मोहल्ले की औरतें इस नौयत की तफ्तीश और तहकीक में पीएचडी की हुई होती हैं। जब मुराद को यकीन हो गया कि वसी शाह सलमा पर राल टपका रहा है तो उसके दिल को कदरे इत्मीनान महसूस हुआ। वो खुश था कि वसी शाह की नज़र बबली पर नहीं है, लेकिन इस इंकशाफ से भी मुराद का मसला हल नहीं हो जाता था। वो बबली का तलबगार था जो इससे कोसों दूर वसी शाह की निगरानी और मुहाफिजत में थी, और इस सूरत हाल ने मुराद की ज़िंदगी अजाब बनाकर रख दी थी। एक रोज़ बड़ा हंगामा खेज और ख़तरनाक वाक़या रोनुमा हुआ जब वसी शाह ने मुराद पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उसे मारने की कोशिश की। मुराद की किस्मत अच्छी थी कि उसे बरवक्त खतरे का एहसास हो गया, इसीलिए वो बाल बाल बच गया। उसके बाद तो गोया वसी शाह ने बाकायदा मुराद के खिलाफ महाज खोल दिया। चंद रोज बाद जब उसका सामना हुआ तो वसी शाह ने पिस्तौल निकालकर मुराद को धमकी दी, अगर तुमने बबली का ख्याल दिल से न निकाला तो किसी तारीख कोने में तुम्हें गोली मारकर ठंडा कर दूंगा। वसी शाह ने इतनी सफाकी से ये जुमला अदा किया था कि मुराद अंदर बाहर से लरज कर रह गया। वसी शाह की आवाज़ में झलकते इस्तेकाम को महसूस करके मुराद को यकीन हो गया कि वो काला नाग अपनी इस धमकी को अमली जामा पहनाने में किसी तकल्लुफ से काम नहीं लेगा। यहाँ तक अपनी दास्तान सुनाने के बाद मुराद ने एक आसूदा सांस खारिज की और मेरी जानिब देखते हुए बोला, वकील साहब, ये है वो हालात जिनसे मैं आजकल गुजर रहा हूँ। इस खबीस काले जिन वसी शाह ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। कभी वो पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म करके उन्हें मेरे पीछे लगा देता है। पुलिस ख्वामख्वाह मुझे परेशान करती रहती है। 30-40 रुपए देकर ही उनसे जान छुड़ानी पड़ती है। और अब तो जनाब, उसने बात अधूरी छोड़कर एक झुरझुरी ली और फिर इजाफा करते हुए बोला, उस कमबख्त काले भुजंग ने मेरे पीछे किराए के गुंडे लगा दिए थे जो मेरी जान लेना चाहते हैं। आज बड़ी मुश्किल से इस बंगले में कूदकर जान बचाई है, आगे का पता नहीं क्या होगा। वकील साहब, कुद्दूस साहब ने रहम आमेज नजर से मुराद की तरफ देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा, यह बेचारा तो बड़ा मजलूम लगता है। मेरा ख्याल है इसे जाने की इजाज़त दे दें और अगर मुमकिन हो तो उसकी कुछ मदद भी कर दें। मदद? मैंने सवालिया नज़र से उनकी जानिब देखा। मैं समझा नहीं कुद्दूस साहब। मेरा मतलब है, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोले, आप वसी शाह को समझा बुझाकर अगर ज़रूरत महसूस करे तो डरा धमकाकर इस गरीब मजबूर की गुलू खलासी करा दे। यह बड़ा नेकी का काम है। यकीनन। मैंने अज़बात में गर्दन हिलाई और फिर मुराद की जानिब देखते हुए कहा, तुम आज, मेरा मतलब है कल दोपहर या शाम में मेरे ऑफिस आ जाओ, फिर तुमसे तफसीली बात होगी। ठीक है वकील साहब। वो ममनूनियत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आप अपना कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह मुझे दे दे ताकि आपका ऑफिस तलाश करने में मुझे आसानी रहे। तो मेरे घर के गेट तक चलो, मैंने कुर्सी छोड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें अपना विजिटिंग कार्ड भी देता हूँ और ऑफिस का एड्रेस भी समझा देता हूँ। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैंने बारी बारी अपने पड़ोसी फैमिली के मेंबरान की तरफ देखा, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग इत्मीनान और सुकून से सो सकते हैं। मैं चोर को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा हूँ। उन सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। आइंदा रोज़ जब मैं अदालती बखेड़े से निपटकर अपने ऑफिस पहुंचा तो मुराद अली पहले से वहां बैठा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त मेरे ऑफिस के विजिटिंग रूम में मुराद के अलावा
भी और 3-4 क्लाइंट मौजूद थे। मैंने सबसे पहले सलाम का जवाब दिया और सुबुक खरामी से चलते हुए अपने चैम्बर में दाखिल हो गया। मुराद अली की बारी पर मेरी सेक्रेटरी ने उसे मेरे पास भेज दिया। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने उससे पूछा, क्या हाल है जवान? अल्लाह का शुक्र है वकील साहब, वो चमक कर बोला। अभी तक तो ठीक ठाक ही हूँ। जिस अल्लाह का तुमने शुक्र अदा किया वो हमेशा तुम्हें अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आमीन, वो तशक्कुराना अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, रात अमन व अमान से अपने घर पहुंच गए थे ना? वसी शाह के भेजे हुए गुंडे ने तुम्हें दोबारा घेरने की कोशिश तो नहीं की? जी नहीं, सब खैरियत से गुजरी। वो एक आसूदा सांस खारिज करते हुए बोला। गुज़िश्ता रात मुराद अली जिस कदर डरा सहमा दिखाई दे रहा था, आज उसकी हालत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस वक्त वो खासे एतमाद के साथ बात कर रहा था और मुतमईन भी नजर आ रहा था। मैंने उसे ठंडा गरम की पेशकश की तो उसने जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है वकील साहब। अगर आप मुझे इस मुसीबत से निकाल दें तो आपका मुझ पर यह बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर मौसम की मुनासिबत से मुराद के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए अपनी सेक्रेटरी से कह दिया। फिर मुराद की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में महज इसीलिए बुलाया है ताकि इस मसले का कोई ठोस और पायदार हल निकाला जा सके। जी शुक्रिया वकील साहब। वो अकीदत भरे अंदाज में मुझे तकने लगा। मैं अगर चाहता तो कल रात ही तुमसे ये सारी बातें कर लेता और तुम्हें मेरे ऑफिस आने की जहमत ना उठानी पड़ती। मैंने कहा, लेकिन वहाँ कुद्दूस साहब के घर में उनकी बीवी और दोनों बेटियां भी थीं। बड़े मायने खेज अंदाज में देख रही थी और बबली वाले वाक़े पर उनकी दिलचस्पी में कई गुना इजाफा हो गया था। इस सूरत हाल में तुम खासे नर्वस हो रहे थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। उन लोगों के सामने बबली वाला वाकया बयान करते हुए मुझे खासी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सेक्रेटरी ने ऑफिस बॉय के हाथ एक ठंड ठार बोतल मेरे चैम्बर में भिजवा दी तो मैंने मुराद की तरफ देखते हुए कहा, बोतल भी पीते जाओ और ये भी बता दो कि तुम्हारा क्या इरादा है। मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब, वो पलकें झपकाते हुए बोला। मेरा इशारा बबली की तरफ है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। मैंने वसी शाह की अदावत के चंद नमूने देख लिए हैं। क्या इन हालात में भी तुम बबली की मोहब्बत का दम भरोगे? मैंने ये सवाल दो मकासद की गर्ज से किया था। एक मकसद तो महज मुराद अली से छेड़छाड़ करना था और दूसरे मैं उसकी मोहब्बत के टेम्परेचर को नाप कर उस मामले में उसकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाना चाहता था। जनाब, वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला, मैं तो ऐसी मोहब्बत से बाज आया जिसमें मेरी जान ही दांव पर लग जाए और मैं ज़िंदगी बचाने के लिए इधर उधर छुपता फिरूं। इसका मतलब है तुमने बबली का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। जज जी, वो गड़बड़ा गया। जाहिर है इसका मतलब है कि तुम कच्चे आशिक हो। बात कच्चे और पक्के की नहीं है वकील साहब, वो पुरसोच अंदाज में बोला। मैंने भी उसी अंदाज में पूछ लिया, फिर क्या बात है? इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि बबली मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कदरे जज्बाती हो गया। वो बहुत ही हसीन और जमील और पुरकशिश लड़की है। उसके तसव्वुर पर ही मेरा दिल धड़कने लगता है। मेरे दिल का तो यही मुतालबा है कि मैं उसे हर कीमत पर बबली चाहिए, लेकिन इसके रवैये और रद्द अमल ने मुझे बहुत मायूस किया है। उसने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है और फिर अपने उस काले जिन अंकल वसी शाह को मेरे पीछे लगाकर मेरा जीना दोभर कर दिया है। वकील साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। आप किसी तरह वसी शाह से मेरी जान छुड़ाएं तो मैं सुख का सांस लूँ। वसी शाह से तो मैं तुम्हारी गुलू खलासी करा दूंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। एक नहीं, मैं 10 वादे करने को तैयार हूँ, वो इस्तरारी लहजे में बोला। 10 नहीं, सिर्फ एक, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। लेकिन ऐसा वादा जिसकी तुम्हें हर हाल में पासदारी करना होगी। जी मैं समझ गया, वो आंखें झपकते हुए पुरअज़्म लहजे में बोला। बबली को भूल जाओ, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। क्या? वो भोचंका नजर आने लगा और उस अंदाज में मुझे तकने लगा। वादा करने में कोई दिक्कत पेश आ रही है? मैंने पूछा। नहीं, वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। मैं कोशिश करूंगा वकील साहब। कोशिश नहीं, ये काम यकीनी तौर पर करना होगा, मैंने हतमी लहजे में कहा।
हाँ या ना? हाँ, वो मज़बूत अंदाज़ में बोला। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं बबली को भूल जाऊँगा, लेकिन क्या? मैंने चुभते हुए लहज़े में इस्तिफ़सार किया। लेकिन अगर वो खुद ब खुद मेरे ख़्यालों में आ गई तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वो बेबसी के आलम में बोला। इंसान को अपनी सोचों पर तो इख्तियार नहीं है ना? सोचना इंसान की फ़ितरत है, मैंने बड़ी रसानत के साथ कहा, और फ़ितरत पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। लम्हाती तवक़्क़ुफ़ करके मैंने एक गहरी साँस ली, फिर इज़ाफ़ा करते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज के बाद तुम बबली से मिलने या उसका ताक़ुब करने की कोशिश नहीं करोगे। मैंने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए तायदी अंदाज़ में उससे कहा, और ना ही वसी शाह या बबली की माँ सलमा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ और वास्ता रखोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, जी, अच्छी तरह समझ गया। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए यकीनी अंदाज़ में बोला, आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। गुड। मैंने नोटपैड को अपने सामने रखते हुए कलम संभाल लिया और कहा, तुम मुझे बबली के घर का एड्रेस दो। उसने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे बूढ़े वालिदैन को इस गैर यकीनी हालात की कुछ खबर है? नहीं, वो गर्दन को नफ़ी में हरकत देते हुए बोला, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या वो लोग तुम्हारे इश्किया मामला से भी वाकफियत नहीं रखते? मैंने सवाल किया। नहीं वकील साहब, इन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने खला में घूरते हुए पुरसोच अंदाज में कहा, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मैं कुछ समझा नहीं वकील साहब। वो तेजी से पलके झपकाते हुए बोला, इस तरह चुटकी बजाते में किस तरह काम हो सकता है? बरखुरदार, तुम्हारा मसला चुटकी बजाते में हल नहीं होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए कहा। उसके लिए मुझे चंद रोज तक दौड़ धूप करना होगी, और चूंकि मुझे यकीन है कि मैं ये काम कर लूँगा, इसलिए मैंने पूरे एतमाद के साथ कह दिया है कि समझ लो तुम्हारा काम हो गया। ओह, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, आप बहुत ज़हीन और बाकमाल वकील हैं। इन खाली खुली तारीफ़ी जुमलों से काम नहीं चलेगा मुराद अली। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जनाब, मैंने ये बात तो ऐसे ही नहीं कह दी। वो जल्दी से बोला, मैं दिल से आपका मोतरिफ़ हो गया हूँ। अच्छी बात है, मगर क्या वकील साहब? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठा। मैंने कहा, वकालत का पेशा मेरा रोज़गार है, यानी मेरी रोज़ी रोटी है, और मैं ये काम फ़ी सबीलिल्लाह नहीं करता हूँ। तुम्हें मेरी इस दौड़ धूप और इस कड़ी मेहनत की फ़ीस देना होगी। फ़ीस? उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे। लेकिन मैं तो एक बेरोज़गार शख्स हूँ, आपकी भारी फ़ीस कैसे अदा कर सकता हूँ? अगर तुम बेरोज़गार हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तफरीक के अमल को गहरी संजीदगी से जारी रखते हुए कहा। क्या मैंने तुम्हें नौकरी करने से मना कर रखा है? नहीं जनाब, मेरा ये मतलब नहीं है, वो खफीफ सा होता हुआ बोला। फिर पूछा, क्या एक काम नहीं हो सकता? कौन सा काम? मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। आप अपनी फीस उधार नहीं कर सकते? उसने अजीब से लहजे में पूछा। उधार? क्या मतलब? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी, मेरा मतलब ये है कि वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, अगर आज मैं बेरोज़गार हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं हमेशा बेरोज़गार ही रहूँगा। मैं जैसे ही किसी काम पर लगूंगा, सबसे पहले आपकी फ़ीस अदा करूँगा। दरअसल मेरा मुराद अली से फ़ीस लेने का कोई इरादा नहीं था। इसका काम ऐसा था कि जिसके लिए मुझे कोई ख़ास चाराजोई करने की ज़रूरत नहीं थी, और फिर मैं ये भी जानता था कि इस वक्त मेरी फ़ीस अदा करने के लिए उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं ये सारी गुफ्तगू दरहकीकत उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी को जगाने के लिए कर रहा था। ओह! मैंने एक लम्हा सोचने की अदाकारी की, फिर कहा, तुम्हारी तजवीज़ बुरी तो नहीं है, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी ये शर्त मानने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं अपनी फ़ीस उधार कर लूँगा। जी बताइए, वो बेचैनी से पहलू बदलते हुए बोला, आपकी क्या शर्त है? ये एक ऐसी शर्त है कि जिसके मानने से तुम्हारी जेब खुद ब खुद पैसे से भरने लगेगी। मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। फिर तुम किसी से ये नहीं कह सकोगे कि तुम एक मुफलिस और कंगले इंसान हो। उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा कौन सा काम है? मेरा मतलब है, ऐसी कौन सी शर्त है? तुम आज के बाद अपने बूढ़े बाप का हाथ बटाओगे। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए ताई अंदाज में कहा। अमदाद अली को इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। उस बेचारे ने सारी ज़िंदगी मेहनत मुशक्क़त करके तुमको पाला पोसा है, तुम्हें जवान किया है, उसके बदले में तुमने उसे क्या दिया? कुछ भी नहीं। मैंने सांस हमवार करने के लिए थोड़ा तवक्कुफ़ किया और अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने उस गरीब के अरमानों के शीश महल को चिकनाचूर कर दिया। उसकी ख्वाहिश और कोशिश के नतीजे में
अगर तुम पढ़ लिख कर इस माशरे के एक मुफीद इंसान बन जाते तो इस बेचारे के ख्वाबों को ताबीर मिल जाती। याद रखो, जो लोग अपने वालिदैन को नाखुश रखते हैं उन्हें दुनिया और आखिरत में कभी फलाह नहीं मिलती, और अगर किसी शख्स का बाप उससे नाराज़ हो तो खुदा भी उससे खफा हो जाता है। वो हैरत और ये बेयकीनी से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा। फिर उसके होठों से सरसराती हुई आवाज़ बरामद हुई, आप वकील साहब हैं या कोई मौलवी? अरे नहीं भाई, इन्हें तो अपने झगड़ों से ही फुर्सत नहीं। मुराद अली हैरत भरी नज़रों से मुझे देखता रहा। फिर मेरे खामोश होने पर उसने कहा, वकील साहब, आप तो ज़बरदस्त इंसान हैं, मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ आपसे। गोया तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। मैं तुमसे इस अम्र की तस्दीक चाह रहा था कि मेरी हिदायत पर अमल करते हुए कल से तुम अपने बाप का हाथ बटाने उसके गहरे जाया करोगे। वकील साहब, वो हिचकिचाहट भरे अंदाज में बोला, मैं काम करने के लिए तो तैयार हूँ लेकिन मोटर मैकेनिकी नहीं करूँगा। क्यों? मैंने टटोलने वाली नज़र से उसकी तरफ देखा। इस काम में क्या खराबी है? इस काम में हाथ मुंह और कपड़े सब काले हो जाते हैं। मैंने उसकी बात कता करते हुए कहा, तुम ये कहना चाह रहे हो ना? जी, वो डरते डरते बोला, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आपने ठीक अंदाज़ा लगाया है। ओके, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो रहने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। और बंदोबस्त क्या? वो पूछे बगैर ना रह सका। मुझे सोचने दो, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, चंद रोज़ बाद बताऊंगा। बहुत मेहरबानी जनाब। वह एहसान भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर है? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। ठीक है मुराद अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम 3-4 दिन के बाद मेरे दफ्तर का चक्कर लगाना। मैं तुम्हारे लिए कोई साफ सुथरी और ढंग की मसरूफियत तलाश करने की कोशिश करता हूँ। उसने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया, फिर पुरजोश अंदाज में मुसाफा करने के बाद रुखसत हो गया। गरीब आबाद का इलाका मेरा देखा भाला था। एक रोज़ ऑफिस से वापसी पर मैं सलमा के घर पहुंच गया। अगरचा वहां मेरा अक्सर आना जाना नहीं होता था, ताहम मैं इस इलाके के गली कूचों से बखूबी वाकिफ था। लिहाजा सलमा एंड कंपनी का घर तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वैसे मुराद अली ने इतनी तफसील से उसके घर का एड्रेस समझा दिया था कि किसी दुश्वारी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुराद अली खुद भी एक गली छोड़कर उसी मोहल्ले में रहता था। सलमा के घर के बाहर पुराने मॉडल की एक कार खड़ी थी। मैंने अपनी कार उससे थोड़े फासले पर पार्क कर दी। मेरे मोहताद अंदाजे के मुताबिक वो पुराने मॉडल की गाड़ी वसी शाह की हो सकती थी, जिसमें मुराद अली के बयान के मुताबिक वो सलमा की बेटी सहरिश उर्फ बबली को स्कूल लाने ले जाने का फरीजा अदा करता था। अगर वो गाड़ी सलमा के घर के सामने मौजूद थी तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वसी शाह भी इस घर में अंदर मौजूद होगा। इस इलाके में मुतवस्सित तबके के लोग रिहाइश पजीर थे, लिहाजा बहुत कम घरों के आगे गाड़ियां नजर आ रही थी। ये वाकया गुजरे वक्तों का है। उस जमाने में आज की तरह मुख्तलिफ बैंकों ने अवाम के लिए गाड़ियों का जुम्मा बाजार नहीं लगाया हुआ था। एक तो उस वक्त बैंक भी गिनती के ही हुआ करते थे, फिर उनकी जानिब से अवाम के लिए ऐसी पुरकशिश ऑफर भी नहीं हुआ करती थी जैसे आजकल है। इन दिनों तो गाड़ी का हुसूल इतना आसान हो गया है कि चाहे घर में आटा हो या ना हो, मगर घर के बाहर या अंदर गाड़ी देखने को ज़रूर मिल जाएगी। दुनिया वाले जब हमारे मुल्क की सड़कों पर गाड़ियों का सैले आब रवा देखते हैं तो हैरत से ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे होते हैं गरीब मुल्क। उस ज़माने में गाड़ी उसी शख्स के पास होती थी जो गाड़ी रखना अफोर्ड करता था। आजकल मामला इसके बरक्स है। मैंने सलमा के घर की डोरबेल बजाई तो चंद लम्हात में ही दरवाज़ा खुल गया और एक सांड नुमा काला कलूटा शख्स मेरी निगाह में उजागर हो गया। मेरे जहन ने पुकारा कि ये वसी शाह के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। इस कवील जुस्सा सियाह सूरज शख्स ने पतलून और शर्ट पहन रखी थी और उसकी तैयारी से अंदाज़ा होता था कि वो कहीं जाने का इरादा रखता है। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 और 50 के दरमियान लगाया था। उसके सर के बाल सामने के हिस्से के उड़ चुके थे और उसकी आंखों में वहशत की सुर्खी पाई जाती थी। मेरा सरतापा बगौर जायज़ा लेने के बाद वो सख्त आवाज़ में मुझसे मुखातिब हुआ। जी फरमाइए। मैंने फरमाया, क्या सलमा इसी घर में रहती हैं? जी रहती हैं। उसने सर को अज़बाती जुम्बिश दी, फिर पूछा, आपको सलमा से क्या काम? सॉरी, काम तो मैं उन्हीं को बताऊंगा, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। क्या वो इस वक्त घर में मौजूद हैं?
दरवाजे के बीचों बीच इस्तादा इस जंगली रीछ ने घूर कर मेरे चेहरे का जायजा लिया और मुझे उसकी आंखों में ऐसे तासुरात दिखाई दिए जैसे वो मुझे दरवाजे से ही चलता करने का इरादा रखता हो। लेकिन उसी लम्हे घर के अंदर से एक जनाना आवाज उभरी, वसी कौन है बाहर? मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में बबली की माँ सिर्फ एक औरत यानी सलमा ही रहती थी, लिहाजा इस अम्र में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी कि वसी शाह से इस्तिफसार करने वाली वो औरत सलमा ही थी। कोई तुम्हें पूछ रहा है, इस गेंडे ने झुंझलाहट आमेज लहजे में कहा। आकर खुद ही देख लो कौन है। सलमा के सवाल के जवाब में उस काले भुजंग शख्स ने जो कहा वो इस बात की तस्दीक थी कि सलमा घर के अंदर मौजूद थी। सलमा ने जिस अंदाज में वसी शाह को मुखातिब किया था उससे मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में एक लम्हे की भी देर न लगी कि इन दोनों के बीच बड़ी ख़तरनाक नौइयत की बेतकल्लुफ़ी पाई जाती है। इन दोनों के माबैन आप जनाब वाली कोई अखलाकियात नज़र नहीं आई थी। अभी उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू फरमाई थी इस तौर तो एक दूसरे से उकताए हुए मियाँ बीवी आपस में बात करते हैं। अगले ही लम्हे वसी शाह दरवाजे की फ्रेम से हट गया और उसी फ्रेम में आकर सलमा सज गई। वो खासी बनी संवरी नजर आ रही थी, भरा भरा जिस्म जिसे माइल ब फरबही भी कहा जा सकता है, उसके चेहरे से खास किस्म की तुनक मिजाजी झलकती थी। वो इस वक्त एक कीमती साड़ी में मलबूस थी और चेहरे पर थोपे हुए बेदरिग मेकअप से यही जाहिर होता था कि वो किसी तकरीब वगैरह में जाने का इरादा रखती है। उसकी उम्र 50 के करीब करीब महसूस होती थी, ताहम उसने खुद को 25 का साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। ये तमाम तज्जिया मैंने एक नज़र में ही कर लिया था। मैं आज सलमा से पहली बार मिल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शनासाई की चमक और रवैये में अपनाइयत की झलक देखकर मैं चौंक उठा। मुझसे हम कलाम होने से पहले उसने मेरे उक़ब में मेरी कार को सताइशी निगाह से देखा, फिर बड़े मायनी खेज अंदाज में ज़ेरे लब मुस्कुराई और लगावट से बोली, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अखलाकियात के तकाजे के पेश नज़र कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहे बगैर बात भी नहीं बनेगी। सलमा के इखलास, मुस्कुराहट, रवैये में मुझे बाजारीपन महसूस होगा था। चुनांचा मैंने उसी के लेवल पर बात करने का फैसला किया और कहा, अरे आप पहचानेगी कैसे? हम जिंदगी में आज पहली मर्तबा तो मिल रहे हैं। ये बात मैंने दिल आवेज मुस्कुराहट के साथ कही थी। मेरे इस अंदाज ने उसे खासा हौसला दिया था। वो मेरे लिए घर में अंदर दाखिल होने का रास्ता छोड़ते हुए बोली, आप मुझसे मिलने आए हैं तो बाहर क्यों खड़े हैं? जब तक आप अंदर आने को नहीं कहेंगी मैं घर में कैसे दाखिल होने की जुर्रत कर सकता हूँ? मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा, वरना आपने अगर चोर चोर का नारा लगा दिया तो इज्जतदार बंदा 2 मिनट में 2 कौड़ी का होकर रह जाएगा। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जल्दी से बोली। मैं चोर और डाकुओं को एक नज़र में पहचान लेती हूँ। आप एक मुअज़्ज़िज़ शख्स नज़र आते हैं, अंदर तशरीफ़ लाइए। आए। चंद लम्हात के बाद मैं सलमा के सामने उसके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। वो काला भैंसा वसी शाह भी हमारे पीछे चला आया था। सलमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वसी बस मैं ज़रा इनसे बात कर लूँ फिर हम चलते हैं। वसी ने कोई जवाब देने से पहले मुझे घूर कर देखा और फिर बोला, ठीक है, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ, तुम जल्दी से फारिग हो जाओ, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वसी शाह के जाने के बाद मैंने दानिस्ता सलमा की एक चुटकी काटी। ये आपके मियाँ तो बहुत गुस्से वाले हैं। ये मेरे मियाँ नहीं हैं। उसके चेहरे पर इस नौइयत के तासुरात उभरे जैसे उसने कोई कड़वी छह चबा ली हो। मियाँ नहीं है क्या मतलब? मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। मतलब वही है जो मैंने कहा है। ओके, अगर ये आपके मियाँ नहीं है तो फिर? हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। हमारे भी क्या, ये मेरे मियाँ के एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो वजाहत करते हुए बोली। ओह, तो ये बात है, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। कुदरत ने पता नहीं हमारे किन गुनाहों की सज़ा के तौर पर इस बंदे को हम पर मुसल्लत कर दिया है, वो बेजारी से बोली। जाने कब इससे जान छूटेगी। वाकई, मैंने पलके झपकाते हुए कहा। अगर यही सूरत हाल है तो फिर आप तो बड़े अजाब में होंगी। अगर आप माइंड न करें तो एक ज़ाती सा सवाल करूं? मैं सलमा के लिए अजनबी था। उसूली तौर पर तो उसे मेरे बारे में तसल्ली करने के बाद ही मुझे घर में आने की इजाज़त देनी चाहिए थी और घर में बिठाने के बाद भी
टू दी पॉइंट बात करना चाहिए थी, मगर हमारे बीच अभी तक कोई भी अहम या ढंग की बात नहीं हुई थी। इससे मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में भी किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि सलमा का शुमार उन औरतों में होता था जो बगैर किसी मौजू के किसी भी अजनबी के साथ घंटों खुशदिली से गप्पे लगा सकती थी, और उसका ये वस्फ या ये आदत किसी भी तौर पर मुस्तहसिन या काबिल तारीफ नहीं था। जी ज़रूर, मेरे इस्तिफ़सार के जवाब में वो गहरी संजीदगी से बोली, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? आपके मियाँ कहाँ होते हैं? मैंने पूछा, जो ये शख्स इतनी दीदा दिलेरी के साथ आपके ऊपर मुसल्लत हो गया है। मेरे मियाँ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो एक ठंडी आह भरते हुए बोली। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। इस वाक़े को तो बरसों गुजर गए। वो सादगी से बोली, फिर शायद उसे ख्याल आ गया कि मेरी आमद का सबब और मकसद जानना भी एक ज़रूरी काम है। ओह, आप भी किन दुखी मामलात में उलझ गए? वो जल्दी से बोली। आपने तो अपना तारुफ कराया नहीं। मुझे अमजद कहते हैं, अमजद बेग। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं एक वकील हूँ। अच्छा जी। मेरे मुंह से वकील का लफ्ज़ सुनते ही वो सीधी होकर बैठ गई और मोहताज लहजे में कहा, वकील साहब, अब आप ये भी बता दें कि मुझे कैसे जानते हैं और मुझसे मुलाकात का सबब क्या है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? उसने एक ही सांस में जितने सवालात दाग दिए थे, और वो भी एक तरतीब के साथ। उससे यही जाहिर होता था कि सलमा खासी हाजिर दिमाग और तेज तर्रार औरत थी। मुझे आपसे हमदर्दी है, मैंने कहा, इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हमदर्दी? उसने शर्मज़दा नज़र से मेरी तरफ देखा। कैसी हमदर्दी और क्यों? मैं आपको कानूनी चक्करों और अदालती बखेड़ों से बचाना चाहता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सोचा जो मामला घर में निपटाया जा सकता है उसे अदालत में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं वकील साहब, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोली। मैं किसी कानूनी चक्कर में क्यों पड़ूंगी? मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जो मुझे अदालत तक जाना पड़े। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, बताएं, ऐसा कौन है जो मुझे अदालत की सैर कराना चाहता है और क्यों? वो जो कोई भी है उसे आप अच्छी तरह जानती हैं, मैंने उसका जहन पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। अगरचे वो मेरी बात सुनकर परेशान या खौफजदा नहीं हुई थी, ताहम उसके अंदाज में वो पहले वाली बेपरवाही भी नहीं रही थी। उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, मगर वो है कौन? वो आप ही के मोहल्ले में रहता है, मैंने उसके इस्तिराब से खेलते हुए कहा। उसी ने मुझे आपके घर का एड्रेस दिया है। उसका कोई नाम तो होगा, वो कदरे जिच होते हुए बोली। आप इतनी राजदारी क्यों बरत रहे हैं? खुलकर बताएं, कौन मोहल्लेदार मुझसे दुश्मनी के बारे में सोच रहा है? उसका नाम है मुराद अली, मैंने सनसनी खेज लहजे में कहा। ओह, उसकी पेशानी पर सिलवटें नमूदार हो गई। आप कहीं उस लड़के का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं जो इमदाद अली मोटर मैकेनिक का बेटा है? आप बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच गई हैं, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। वो लफंगा? सलमा ने नफरत आमेज अंदाज में कहा। उस कमीने ने आपको मेरे घर क्यों भेजा है? वो आपके रद्द अमल से तो यही जाहिर हो रहा है कि आप उससे सख्त खफा हैं। मैं पूछे बिना न रह सका। खफा? वो फनकाराना मुशाबा आवाज में बोली। वकील साहब, ये तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, अगर मेरा बस चले तो मैं उस मरदूद की गर्दन ही दबा दूं। ओह, मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, तो आप लोगों के मामलात इस हद तक बिगड़े हुए हैं? आपके तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा वकील साहब, वो एक खास अदा से बोली। मैं तो उसे पुलिस के हवाले करने के बारे में सोच रही थी, उल्टा उसने आपको मेरे पास भेज दिया। उसके पेट में किस किस्म का मरोड़ उठ रहा है, ये तो बता दे। मैं एक मखसूस जहन के साथ सलमा से मुलाकात करने आया था। सलमा से किस नौइयत की बातचीत करना है, ये सब मैंने पहले ही तय कर रखा था। मुराद अली का मसला हल करने के लिए मैंने जो मंसूबाबंदी की थी उसके 3 हिस्से थे। एक हिस्से पर मैं इस वक्त अमल कर रहा था, दूसरा सेशन मुराद अली के साथ करना था, और तीसरे हिस्से में मुझे अपने पड़ोसी कुद्दूस साहब से एक संजीदा मीटिंग करना थी। ये एक 3 एक्ट का प्ले था जिसके एंड पर मुराद अली के मसले का लाजमी हल हो जाना था। सलमा जी, मैंने उसके सवाल का जवाब में गहरी संजीदगी से मुखातिब करते हुए बताया, वो मेरे पास आपकी शिकायत लेकर आया था। मेरी शिकायत लेकर? वो मुंह बिगाड़ कर कता कलामी करते हुए बोली। जी, मैं आपसे गलत नहीं कह रहा हूँ, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। उसकी आवाज़ में गुस्सा टपक रहा था।
नाक में उसने हमारे दम कर रखा है और शिकायत भी हमारे ही खिलाफ। ये कैसी अंधेर नगरी है वकील साहब। उसने मुझसे सवाल किया था तो जवाब देना भी ज़रूरी था। मैंने ज़ूमाइनी अंदाज में कहा, जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी। आप क्या थानेदार लगे हुए हैं? वो अजीब से लहजे में बोली, जो मेरी कंप्लेन लेकर आपके पास पहुंच गया। मैं थानेदार नहीं, एक वकील हूँ, मैंने मुतहम्मिल अंदाज में वजाहत करते हुए कहा। और शिकायत का लफ्ज़ तो महज मैंने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। दर हकीकत वो बाकायदा मुकदमे का इरादा रखता है। मुकदमा? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब? वो गैर यकीनी से मुझे देखते हुए बोली, और वो भी मेरे खिलाफ? आपके खिलाफ नहीं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर उसकी उलझन दो चंद हो गई। अभी तो आपने कहा था कि वो मेरी शिकायत लेकर आपके पास आया था और उसी ने आपको मेरे घर भेजा है। जी, मैंने आपसे कुछ गलत बयानी नहीं की है। मैंने बड़ी रसान से उसके सवाल का जवाब दिया। दरअसल मुराद को आपके उस अजीज से कोई मसला है जो अभी यहाँ से गया है। वो उसी शख्स पर मुकदमा करना चाहता है। ओह, आपका मतलब है वसी शाह पर? वो होंठ सुकेड़ते हुए बोली। वसी शाह ने उसकी कौन सी भैंस चुरा ली है? भैंस चुराई है या बकरी, ये तो मैं नहीं जानता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। बहरहाल वो मेरे तवस्सुत से वसी शाह के खिलाफ मुकदमा दायर कराना चाहता है। मैं एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सलमा के जहन के साथ खेल रहा था। ये तो मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि सलमा का शुमार उन औरतों में होता था जो मर्दों को घेरने और उनकी जेबें खाली कराने की माहिर होती हैं। मुझे इसके किरदार या उसके पेशे से कोई सरोकार नहीं था। मैं तो महज इस मकसद से यहाँ आया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता था कि मुराद अली वसी शाह के शर से हमेशा के लिए महफूज हो जाए। और यहाँ आमद का मकसद सलमा को ये बावर कराना भी था कि मुराद कोई लावारिस या बेयारो मददगार नहीं है। उसके साथ ये लोग जो चाहें वो सुलूक करते फिरे। उसने शक्ल देखी है अपनी मुकदमा करने वाली? वो तमस्खुराना अंदाज में बोली। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला है मुकदमा करने। लम्हाती तवक्कुफ करने के बाद उसने मुझसे सवाल किया, वकील साहब, आप भी किस अहमक की बातों में आ गए? मैं एक पेशावर वकील हूँ और अपने पास आने वालों की बात को पूरी तवज्जो से सुनता हूँ। ये सब मेरे काम के फ़राइज़ का हिस्सा हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे अपनी कहानी सुनाने वाला शख्स अहमक है या दानिश्वर। मैंने डरामाई अंदाज में तवक्कुफ करके उसकी तरफ देखा और कहा, कोई अमली कदम उठाने से पहले मैं अपने तौर पर उस शख्स की बयान करदा कहानी के सिलसिले में थोड़ी बहुत तहकीक और तफ्तीश ज़रूर करता हूँ। अगर कोई शख्स गलत बयानी का सहारा लेकर मेरी खिदमत हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है तो मैं दो टोक अल्फाज में उससे माजरत कर लेता हूँ। मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ ताकि मुराद अली का केस पकड़ने से पहले मैं अपनी तसल्ली कर लूं। ये सारी बातें मैंने सलमा का एतमाद हासिल करने के लिए की थी, वरना वकालत में ऐसी नौइयत की तसल्लियों की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई वकील किसी केस पकड़ने से पहले अपने मौक्किल का शजरा नसब खोदने में लग जाए। सलमा का एतमाद हासिल करना इसलिए भी ज़रूरी था कि इस तरह से उसे अपने ढप पर लाने में मुझे आसानी हो जाती और मैं जहन में जो मंसूबे लेकर उसके पास आया था उसमें कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते। और ये देखकर मुझे खुशी और इत्मीनान हो रहा था कि मेरी बातों ने उस पर खातिर ख्वाह असर किया था। आप तो बहुत ही उसूल परस्त वकील हैं, उसने सताइशी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। जी बिल्कुल, मैंने अज़बात में गर्दन हिला दी। अगर कोई वकील उसूल पसंद नहीं होगा तो वो कानून का एहतराम करना भी नहीं जानता होगा, और उसका मतलब ये हुआ कि वो अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलवाने की सलाहियत से भी पैदल होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, वो तारीफी अंदाज में बोली और फिर पूछा, ये तो बताएं इस बदमाश ने आपको क्या कहानी सुनाई है? हजार नफरत के बावजूद भी वो मुराद अली के मामले में खासी दिलचस्पी ले रही थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बताया, मुराद अली का दावा है कि वो आपकी बबली से सच्ची मोहब्बत करता है। बबली भी उसकी तरफ माइल थी, लेकिन फिर आपने बबली को उसके खिलाफ भड़काया और उसकी वजह ये वसी शाह है। वो मुराद नहीं बल्कि नामुराद है। वो फट पड़ी। जलील इंसान सरासर बकवास करता है। उसने आपको गुमराह करने की कोशिश की है। बबली बहुत ही शरीफ और तमीज़दार लड़की है। वो मुराद जैसे लफंगों की तरफ आंख उठाकर भी देखने की रवादार नहीं। कुजा ये कि वो उसकी तरफ माइल हो जाए।
यही बदमाश हाथ धोकर मेरी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है। वो सांस हमवार करने के लिए थमी, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, आपने अपना नाम क्या बताया था? उसका ये सवाल सियाक व सबाक से लगा नहीं खाता था, ताहम मैंने तहम्मुल से जवाब दिया, अमजद बेग, मिर्ज़ा अमजद बेग। क्या मैं आपको सिर्फ बेग साहब कह सकती हूँ? जी ज़रूर, मैंने अज़बात में उसको इजाज़त दे दी। बेग साहब, हम उस आवारा लड़के की वजह से सख्त परेशान हैं। ये स्कूल से आते जाते बबली का ताक़ुब करता है और उस पर घटिया जुमले फेंकता है, आमिया अंदाज में मोहब्बत का इजहार करता है। वसी शान ने तो महज उसे समझाने की कोशिश की थी और ये वसी पर ही मुकदमा करना चाहता है। बेग साहब, आपने ये नहीं बताया कि मुराद किस नौइयत का मुकदमा करने का इरादा रखता है। मैंने पहले भी दानिस्ता सलमा के इस सवाल का जवाब नहीं दिया था और इस मर्तबा भी ये जिक्र गोल करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, उसका ख्याल है कि आप अच्छे किरदार की औरत नहीं हैं और बबली को भी अपनी लाइन पर लगाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि मुराद को बबली से मोहब्बत है और वो उसकी खैरख्वाही चाहता है। और इस बदसात ने अपनी माँ के किरदार को भी कभी नापने की कोशिश की है जो मेरे किरदार पर उंगली उठा रहा है। वो तड़क कर बोली, और उसने मेरे सामने ये बात कही होती तो मैं उसकी जुबान गुद्दी से खींच लेती। उसी लम्हे बाहर गली में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ उभरी। ये यकीनन वसी शाह की हरकत थी जो गाड़ी में बैठा सलमा का इंतज़ार कर रहा था। मैंने सलमा से पूछा, आपकी बेटी बबली इस वक्त घर में दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो कहीं गई हुई है? बबली की एक दोस्त की आज रुखसती है, वो खुफगी भरे अंदाज में बोली। वो गुज़िश्ता रात से अपनी उसी दोस्त के घर में है। हम लोग भी अभी वहीं पर शादी हॉल की तरफ ही जा रहे थे कि आप आ गए। इसका मतलब है कि मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। मैंने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा, मेरी बातों ने ख्वामख्वाह आपका मूड ख़राब कर दिया, हालांकि आप तो खुशी की एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। कोई बात नहीं बेग साहब, खुशी और गमी तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आपको माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सरसरी से अंदाज में बोली। फिर सवाल किया, आप मुझे मुराद के हवाले से कुछ बता रहे थे? जी, मैं आपको बता रहा था कि मैंने मुनक़ता सिलसिला कलाम को जोड़ते हुए कहा, मुराद का ख्याल है कि वसी शाह की आमद के बाद बबली उससे दूर हो गई है। आप बबली को वसी शाह के हाथ फरोख्त करने का इरादा रखती हैं और वसी शाह मुराद को डरा धमकाकर बबली से दूर करने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोलता है, वो बकवास करता है, वो जहर खंदा लहजे में बोली। मैंने आपको बताया है ना कि वसी शाह बबली के बाप का दूर का रिश्तेदार है और हमारे घर में बस इसलिए उसका आना जाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या ये भी गलत है कि वसी शाह ने मुराद को डराने धमकाने की कोशिश की थी? मैंने अपने मकसद की तरफ आते हुए कहा, एक मर्तबा वसी शाह ने अपनी गाड़ी मुराद पर चढ़ाकर उसकी जान लेने की कोशिश की, दूसरी बार पिस्तौल दिखाकर धमकी दी, तीसरी दफ़ा पुलिस वालों को उसके पीछे लगा दिया जो दिन रात उसे परेशान करते रहते हैं, और जब उस पर भी वसी शाह की तसल्ली ना हुई तो उसने किराए के गुंडों को मुराद की जान लेने पर मामूर कर दिया। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने सलमा की आंखों में देखा, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, वसी शाह की ये तमाम तर खतरनाक कार्रवाइयाँ महज इसलिए हैं कि मुराद अपने दिल से बबली का ख्याल निकाल दे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं आपको गलत नहीं समझ सकती बेग साहब, लेकिन एक बार फिर घर के बाहर गली में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ गूंजी तो सलमा को अपनी बात अधूरी छोड़ना पड़ी और वो उकताए हुए लहजे में बोली, एक मिनट बेग साहब, ज़रा मैं वसी को तसल्ली दे दूं। बात खत्म करते ही वो उठी और ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। अगले ही लम्हे उसकी तेज़ खुफकी भरी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। वो वसी शाह से मुखातिब थी, 10 मिनट रुक जाओ, बस मैं एक अहम मामला निपटाकर अभी आ रही हूँ। चंद लम्हात के बाद वो ड्राइंग रूम में वारिद हुई, फिर मेरे करीब ही एक सोफे पर धंसते हुए बोली, बेग साहब, आप एक समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। मुराद की बकवास की कोई अहमियत नहीं, आपको इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देना तो मेरे पेशे का तकाजा है सलमा जी, मैंने बड़े रसान से कहा। जब तक मैं आपकी और मुराद की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, मुझे खरे खोटे की पहचान किस तरह हो सकेगी? बस तो फिर आप मेरी बात का यकीन कर लें। वो मोहब्बत पाश नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मुराद झूठा और अय्यार और खोटा शख्स है, जबकि मैं 100% खरी बात कर रही हूँ। मुराद की बातों की कोई अहमियत नहीं। हाँ, ये मैं तस्लीम करती हूँ कि वसी ने इसे सख्त अल्फाज में समझाने की कोशिश ज़रूर की थी कि वो बबली का पीछा छोड़ दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वसी शाह के लिए मुराद जैसे लुच्चे लफंगे लड़के को सीधा करना बाएं हाथ का खेल है।
इस काम के लिए उसे धमकी देने या मुराद के पीछे गुंडे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका मतलब है कि वसी शाह खासा खतरनाक शख्स है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई, फिर जल्दी से बोली, आप मेरी बात का गलत मतलब न लें बेग साहब। दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि वसी शाह बड़ा ही बाकमाल और हुनरमंद शख्स है। हुनरमंद, बाकमाल? मैंने उसके अल्फाज दोहराए, फिर पूछा, आप वसी शाह को किन मानों में इन बयान करदा औसाफ का अहल समझती हैं? बेग साहब, वसी शाह बहुत बड़ा नजूमी है, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोली। फिर मैंने बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देखा। वो सितारों की चालें देखकर हर शख्स के बारे में बिल्कुल दुरुस्त हिसाब किताब करता है, वो वजाहत करते हुए बोली। और मैंने उससे बड़ा आमिल आज तक नहीं देखा। अगर वो मुराद को कोई ख़तरनाक सबक सिखाने का फ़ैसला कर ले तो उसका एक अमल। उसने ड्रामाई अंदाज में अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी तो मैंने बड़ी सूरत से सवाल किया, उसका एक अमल क्या? उसका एक अमल मुराद को खून की उल्टियाँ करने पर मजबूर कर सकता है, वो सरासीमा लहजे में बोली। और वो कमबख्त खून की उल्टियाँ करते करते एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जान दे देगा। इसका तो ये मतलब हुआ कि वसी शाह सिफली अमल का माहिर है। मैंने चेहरे पर मसनूई खौफ के तासुरात सजाते हुए कहा, जी बिल्कुल, वो इस दुनिया का बेचाद बादशाह है, वो वहाँ तक पहुँच रखता है। उसने बड़े फ़ख्र से बताया। मैंने सुना है कि मैंने बदस्तूर हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, ऐसे ख़तरनाक कामों के लिए बंदे का नाम माँ वालदा की ज़रूरत होती है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। अच्छा हुआ मैंने कोई अमली कदम उठाने से पहले आपसे मुलाकात कर ली, मैंने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए कहा। इस तरह सारी हकीकत मेरे इल्म में तो आ गई। वो भी मेरी तकलीद में खड़े होते हुए बोली, अगर हकीकत आपकी आंखों के सामने ही खुल गई है तो आप उस अहमक को भी समझाने की कोशिश करें कि मुकदमे का ख्याल जहन से निकाल कर वो बंदे दा पुत्तर बन जाए। यही उसके लिए बेहतर है, वरना ख्वाह मख्वाह नुकसान उठाएगा। अभी मैंने वसी शाह को इस नामुराद की एक घटिया हरकत के बारे में बताया ही नहीं है। वो बोलते बोलते जुमला अधूरा छोड़कर अचानक खामोश हो गई तो मुझे महसूस हुआ कि किसी फौरी ख्याल ने उसे आगे बोलने से रोक दिया है। इस बात ने मेरे तजस्सुस को हवा दी और मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा, कौन सी घटिया हरकत? वो कमबख्त मुराद एक दिन मौका पार कर मेरे घर में घुस गया था, वो सनसनी खेज अंदाज में वजाहत करते हुए बोली। उस वक्त बबली स्कूल गई हुई थी और वसी शाह भी घर में मौजूद नहीं था। लेकिन इसने हरकत क्या की ये तो आपने बताया ही नहीं। इस शैतान की औलाद ने मुझे धमकी दी कि मैं शराफत से उसकी शादी बबली से कर दूं, वरना। वो मेरे हमरा ड्राइंग रूम में से बाहर निकलते हुए बोली। वरना क्या? मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। वो सादा से लहजे में बोली, वरना वो बबली को अगवा कर लेगा। मुझे यह अंदाज़ा कायम करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि सलमा दरोगोई से काम ले रही थी। मुराद को बुरा आदमी साबित करने के लिए उसने मन घड़त किस्सा सुनाया था। मैंने तशवीश भरे अंदाज में कहा, हाँ भाई, ये तो वाकई बड़ी नीच हरकत है। उसके बावजूद भी आप इस घटिया जहन और नीच आदमी की वकालत करना चाहते हैं? वो मुझे मुराद के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हुए बोली। मेरे पास जो शख्स भी अपना मसला लेकर आता है मैं उसकी वकालत करता हूँ, क्योंकि वकालत मेरा पेशा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए कहा, अगर आप भी मुझे किसी केस में मुझे अपना वकील मुकर्रर करके कोई केस देंगी तो मैं आपका वकील भी बन जाऊंगा। ज़बरदस्त, वो चौंक कर मेरी तरफ देखते हुए बोली। फिर आप अभी मेरे वकील बन जाएं। किस केस के सिलसिले में? मैंने पूछा। केस बहुत सीधा साधा है, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। आप किसी तरह कोशिश करके मुराद के जहन से बबली का ख्याल निकाल दें, बस वो मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दे। सलमा जिस मकसद के हुसूल के लिए मुझे अपना वकील बनाना चाहती थी वो काम तो मैं पहले ही कर चुका था, बल्कि मैंने मुराद के काम में हाथ डालते हुए उस पर यह शर्त आयद की थी कि वो बबली के इश्क के बुखार से बाहर निकल आएगा और कभी भूल कर भी उसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। और उसने मेरी शर्त मानते हुए मेरी इस हदायत पर अमल करने का वादा भी किया था। ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैंने सलमा की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। वो आपकी बेटी बबली की तरफ कभी मैली आंख से नहीं देखेगा, लेकिन इस काम के लिए मैं अपनी फीस वसूल करूंगा। डन, वो हतमी लहजे में बोली। अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको पूरी फीस अदा करूंगी। सॉरी सलमा जी,
میں نے محتاط انداز میں کہا۔ میرا اول روز سے یہ اصول ہے کہ میں فیس ایڈوانس لیتا ہوں۔ اوکے، میں آپ کو ایڈوانس فیس ہی دوں گی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن اس وقت نہیں۔ میں کل آپ کے آفس میں آپ سے ملاقات کرنے آؤں گی، مجھے آپ سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ جی ضرور، میں نے پرس میں سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ہوشیاری سے کہا، سمجھ لیں کہ اسی وقت سے میں آپ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے چکا ہوں، لیکن اس کیس میں کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گی۔ مثلاً کس قسم کا تعاون؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی۔ آپ کو مجھے صرف ایک یقین دہانی کرانا ہوگی، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، کیسی یقین دہانی بیگ صاحب؟ آج اور اسی لمحے سے آپ وسیع شاہ کو مراد کے خلاف کسی بھی قسم کی معاندانہ کارروائی کی اجازت نہیں دیں گی، میں نے تائیدی لہجے میں کہا، نہ مادی اور نہ ہی عاملانہ قسم کی۔ آپ میری بات سمجھ گئی نا؟ جی بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، وہ معنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ بہت ہی ذہین وکیل ہیں، ایک تیر سے دو شکار کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ آپ میرا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نامعقول انسان کی حفاظت کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا بیگ صاحب؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، اور یہ مراد کا حق بھی بنتا ہے۔ اگر میں نے آپ کی وکالت کرتے ہوئے مراد کو کسی قسم کی مقدمے بازی سے باز رکھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہی اس امر کو بھی یقینی بنانا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، تو پھر اس کا تحفظ بھی تو ضروری ہے۔ مجھے منظور ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ آپ بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، اگر مراد اوچھی حرکتوں سے باز آ گیا تو میں وسیع شاہ کا ذمہ لیتی ہوں۔ وسیع شاہ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گھر کے مین دروازے تک آ گئے۔ میں نے کہا، تو یہ طے ہو گیا کہ میں نے مراد علی کو ہینڈل کرنا ہے اور آپ نے وسیع شاہ کو؟ جی بالکل، یہ طے ہوا ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہم گھر سے باہر نکلے تو میں نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر مجھے اجازت دیں۔ آپ کی آمد بہت اچھی لگی بیگ صاحب، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، لیکن ایک بات کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ کس بات کا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ پہلی مرتبہ میرے گھر تشریف لائے اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولی۔ میں اپنی اس بد اخلاقی کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ زندگی یہیں پر تو ختم نہیں ہو جاتی نا سلمہ جی، میں نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم دوبارہ پھر ملیں گے، میں دوبارہ آپ کے گھر کا چکر لگا سکتا ہوں، پھر آپ اپنا یہ شوق ضرور پورا کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ، وہ تہ دل سے بولی۔ میں نے اسے اللہ حافظ کہا، پھر میں اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدم وسیع شاہ کی گاڑی کی سمت اٹھ گئے، جو کافی دیر سے اپنی گاڑی میں بیٹھا سلمہ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے سوچے ہوئے منصوبے کا پہلا مرحلہ بخیر و خوبی بڑی کامیابی کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ منظر میرے آفس کا تھا اور اس وقت میرے سامنے قدوس احمد بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے رسمی علیک سلیک کے بعد کہا، قدوس صاحب خیریت تو ہے نا آپ میں آج میرے آفس میں؟ سب خیریت ہے بیگ صاحب، وہ تسلی آمیز انداز میں بولا۔ آج ایک شخص سے ملنے ادھر سٹی کوٹ کے علاقے میں آیا تھا، سوچا آپ کو بھی سلام کرتا چلوں، گھر میں آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگتا۔ آپ ایک مصروف انسان ہیں۔ انسان کی مصروفیت اپنی جگہ، مگر پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، میں نے پرخلوص انداز میں کہا۔ آپ کسی وقت بھی مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں، آپ کی نوازش ہے، وہ تشکرانہ لہجے میں بولا، پھر پوچھا، اس لڑکے کا کیا بنا بیگ صاحب؟ کون سا لڑکا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ بیگ صاحب، میں اس لڑکے کی بات کر رہا ہوں جو اس رات دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر میں گھس آیا تھا۔ آپ نے وہ معاملہ نمٹایا تھا اور اسے اپنے دفتر آنے کے لیے کہا تھا۔ اچھا وہ، میں نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آیا تھا اگلے روز مجھ سے ملنے اور میں نے اس کی دکھ بھری داستان بھی سنی تھی۔ مجھے بھی تو کچھ بتائیں، وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا، پھر میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اگر آپ کو اس میں کوئی حرج محسوس نہ ہو تو۔ کوئی حرج نہیں ہے قدوس صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ ہمہ گوش ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں قدوس احمد کو مراد علی سے ہونے والی گفتگو اور بعد ازاں سلمہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتا دیا، اور ظاہر ہے اس داستان میں سہرش عرف ببلی اور اس کے نام و نہاد انکل وسیع شاہ کا ذکر بھی آیا۔
میری بات کے اختتام پر اس نے کہا، بیگ صاحب بس اللہ معاف کرے، انسان کو گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یہ سلمیٰ تو مجھے کوئی با کردار اور شریف عورت نہیں لگتی، اور یہ عامل کامل لوگ تو مجھے ایک دم زہر محسوس ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے الٹے سیدھے دندوں میں لگے رہتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں قدوس صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ سلمیٰ کے بارے میں میرا بھی یہی تجزیہ ہے جس نوعیت کے خیالات کا اظہار آپ نے کیا ہے، اور جہاں تک وسیع شاہ کا تعلق ہے تو میں لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ اپنے اوندھے سیدھے عملیات کے دوران میں ایک تلخ حقیقت کو بالکل فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ کون سی حقیقت بیگ صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ آپ نے ان کے اکثر سلوگن سنے ہوں گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں۔ جی ہاں، بالکل سنا ہے، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ حالانکہ ایسا کچھ ہوتا تو نہیں ہے، یہ لوگ سادہ دل افراد کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آخر ان عاملوں اور کاملوں اور اس قسم کے دعوے کرنے والے دیگر الو کے پٹھوں اور گدھے کے بچوں سے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ انہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ یہ کسی کی بہن یا بیٹی کو کسی کے قدموں میں جھکانے کے لیے کوئی عمل کریں؟ میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، یہ تو سیدھا سیدھا جرم بلکہ سنگین جرم ہے، اگرچہ ایسا ہونا ممکن نہیں جس قسم کی یہ لوگ دعوے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس مذموم کاروبار کو روکنا قانون کا فرض اول ہونا چاہیے۔ قدوس نے تلخ لہجے میں کہا، شہر کی ہر دیوار پر ان اشتہاری عاملوں کی چاکنگ نظر آتی ہے، بجائے اس کے کہ ان معاشرتی ناصروں کے خلاف قانون حرکت میں آئے، الٹا پولیس ان بدماشوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے بیگ صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ حکم کرے قدوس صاحب، میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کسی بھی طرح سمجھا بجھا کر مراد علی کو سلمیٰ اور وسیع کے چنگل سے نکال لیں، اس نے منت ریز لہجے میں کہا۔ مجھے وہ لڑکا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، اگر وہ ان بدماشوں کے گردش میں پھنس گیا تو پھر کہیں کا نہیں رہے گا۔ بھلا تو وہ مجھے بھی لگا ہے قدوس صاحب، میں نے کہا، میں اسی لیے تو اس کا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ میں نے اس کے کیس کو حل کرنے کے لیے جو 3 اسٹیپ بنائے تھے ان میں ایک سلمیٰ کے کانوں کے کیڑے جھاڑنا تھا، اور یہ کام میں نے بڑی کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ دوسرا مرحلہ مراد علی سے اہم ترین گفتگو کا تھا، جبکہ تیسرے حصے میں مجھے قدوس احمد سے چند ضروری باتیں کرنا تھی، لیکن موجودہ صورتحال میں مجھے اپنے منصوبے میں تھوڑی تبدیلی کرنا پڑی۔ یہ کہ قدوس کی مراد علی میں خصوصی دلچسپی کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ تیسرے حصے کو ابھی اور دوسرے مرحلے کو اس کے بعد میں نپٹانا سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر ضرور دے گا۔ قدوس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اگر مراد کسی ٹھکانے لگ گیا تو اس کے دل سے آپ کے لیے جو دعا نکلے گی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ جناب تھوڑی سی نیکی آپ بھی کما لیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ مراد علی کے دل سے آپ کے لیے بھی دعا نکلے؟ ضرور، کیوں نہیں، وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ حکم کرے بیگ صاحب، میں مراد کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگرچہ میں نے سلمیٰ کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وسیع شاہ اب مراد سے کسی بھی قسم کی دشمنی نہیں کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ سلمیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن مراد علی کا ذہن بٹانے کا بھی کوئی مناسب بندوبست ہونا ضروری ہے۔ اس کے دل و دماغ پر ببلی نے قبضہ جما رکھا ہے۔ کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولا، لیکن اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ مراد کی سوچ کو ببلی سے پاک کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک نیک آزمودہ کار آئیڈیا ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اس آئیڈیا کو بروئے کار لانے کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور وہ آئیڈیا کیا ہے؟ اس نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ مراد کا باپ، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ایک موٹر میکینک ہے اور اسے اپنے بیٹے کی مدد کی اشد ضرورت ہے، میں نے اپنے منصوبے سے قدوس صاحب کو آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر مراد کو موٹر میکینک کی پسند نہیں، میں نے سوچا کہ اسے کسی صاف ستھری نوکری پر لگا دیا جائے۔ گڈ آئیڈیا، قدوس نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اس کے پاس تعلیم کی شدید کمی ہے، ورنہ میں اسے اپنے ہی دفتر میں رکھ لیتا، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں آپ کا تعاون حاصل ہو جائے تو مراد کی زندگی کسی
तरह पटरी पर आ जाएगी। इसका जहन काम में मसरूफ होगा तो बबली को भूलने में उसे आसानी हो जाएगी। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है बेग साहब, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। डेंसू हॉल पर मेरी घड़ियों की जो दुकान है उसमें मैंने 2 मुलाजिम रखे हुए हैं। उनमें से एक जाने के लिए पर तोल रहा है। मैं मुराद को अपनी दुकान पर रख सकता हूँ। काम साफ सुथरा है और उसके लिए ज्यादा तालीम की भी जरूरत नहीं। इस तरह उसकी फौरी आमदनी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब वो मुझसे मिलने आएगा तो मैं उसे सीधा आपके पास भेज दूंगा, मैंने इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए कहा। फिर आप जाने और आपका काम। आपको मायूसी नहीं होगी बेग साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। समझे, आपने उसे मेरे पास भेजा और उसका काम हो गया। गुड, मैंने तारीफी नज़र से कुद्दूस साहब की तरफ देखा। हमारे दरमियान मजीद कुछ देर तक इस मौजू पर बातचीत होती रही, फिर वो मेरे दफ्तर से रुखसत हो गया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सलमा ने मेरे ऑफिस आकर मेरी फीस अदा करने का वादा किया था। वो अपने वादे की पक्की निकली और अगले रोज़ उसने ऑफिस आकर मुझसे मुलाकात की और मेरी फीस भी अदा कर दी। उस रोज़ सलमा से जो गुफ्तगू ऑफिस में हुई उसका ज़ेरे नज़र कैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इसका जिक्र गोल करता हूँ। मुराद अली के हवाले से मेरे पास 2 खुशखबरियाँ थी। एक तो ये कि वसी शाह और उसके गुंडों से मैंने हमेशा के लिए उसकी जान छुड़ा दी थी, और दूसरे उसकी मुलाजमत का भी बंदोबस्त हो गया था। अगर मेरे पास मुराद का कोई राब्ता नंबर होता तो मैं फ़ौरन उसे ये खुशखबरियाँ सुना देता। मैं अगर चाहता तो उसका घर तलाश करना मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने ये मुनासिब न जाना और उसकी आमद तक अपने मंसूबे के तीसरे मरहले को वक्ती तौर पर रोक दिया। 1 हफ्ते बाद मुझे मुराद अली की सूरत नज़र आई। उस वक्त मैं अदालत के कमरे से निकलकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था, जो सिटी कोर्ट के पार्किंग लॉट में खड़ी थी। वो सीधा मेरी ही सिमत निकलकर चला आया। उसको देखकर मैं रुक गया। वो मेरे करीब पहुंचा और बड़े एहतराम के साथ उसने मुझे सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम, मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और पूछा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं इधर ही था, कराची में जी, उसने बताया। वसी शाह या उसके गुंडे तुम्हें तंग तो नहीं कर रहे हैं? मैंने टटोलने वाली नज़र से उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए सवाल किया। जी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए हैं। मैं बहुत सुकून में हूँ। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि उसने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने पूछ लिया, तुम्हें कैसा महसूस होता है? जैसे आपने इन लोगों पर कोई जादू फूंक दिया हो, उसने जवाब दिया। क्या तुम मुझे जादूगर समझते हो? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मैंने गहरी संजीदगी से तफरी लेते हुए कहा, पहले उस रोज़ तुमने मुझे मौलवी कहा था और आज जादूगर कह रहे हो। वो असल बात यह है कि मुझे शदीद हैरत हुई थी। वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला कि अचानक वसी शाह का बुखार कैसे उतर गया। अब एक तो उससे मेरा सामना ही नहीं होता, और अगर कभी वो मेरे रूबरू आ जाता है तो उसने मुझे घूरना छोड़ दिया है, और वो या अब उसके गुंडे मुझे हरासा नहीं करते। बेटा जी, वसी शाह का बुखार कोई आम नोयत का नहीं था जो तुम समझ रहे हो कि वो खुद ब खुद ही उतर गया होगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने लगातार 3-4 इंजेक्शन दिए कर उसका बुखार को रुखसत किया है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ बेग साहब, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। आप मौलवी भी हैं, जादूगर भी हैं और डॉक्टर भी। बस भाई बस, बहुत तारीफ हो गई मेरी, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। अब जल्दी से ये बता दो कि इस वक्त तुम अदालत में क्या कर रहे हो? वो जनाब, मैं मिलने तो आप ही से आया था, लेकिन मुझे टाइम का सही तौर पर अंदाज़ा नहीं हो सका, वो वजाहत करते हुए बोला। आप उधर दफ्तर में नहीं थे तो मैं इधर कोर्ट आ गया, बस इतनी सी बात है। ये बस इतनी सी बात नहीं है मुराद, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुम इधर आए हो तो मैं उधर जा रहा हूँ। मतलब आप अभी दफ्तर जा रहे हैं? हाँ, अदालत में मेरा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं ऑफिस ही जाऊंगा, लेकिन लंच करने के बाद, मैंने जवाब दिया। ठीक है, आप लंच वगैरह से फारिग हो जाएं, वो जल्दी से बोला। मैं थोड़ी देर में आपके ऑफिस पहुंचता हूँ। क्या तुमने लंच कर लिया? मैंने पूछा। नहीं, वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला। तो तुम मेरे साथ ही चलो, मैंने कहा। एक साथ ही लंच करते हैं और वहीं पर तुमसे बात भी हो जाएगी। कोई ख़ास भूख नहीं है मुझे, वो तकल्लुफ़ से काम लेते हुए बोला। मुझे भी आम ही भूख लगी है, कोई ख़ास नहीं। आओ,
میرے آؤ میں اتنی توانائی تھی کہ وہ مزید کوئی ہیل و حجت نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے تھے جہاں میں روزانہ لنچ کیا کرتا تھا۔ اس ریسٹورنٹ کے کھانوں کی تعریف میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ جب میری زبانی مراد علی کو پتہ چلا کہ میں نے سر توڑ کوششیں کر کے سلمیٰ اور وسیشہ کو اس سے دشمنی کرنے سے روک دیا ہے تو وہ احسان بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ اس احسان مندی میں حیرت کا عنصر بھی شامل تھا۔ آپ کی ان لوگوں کے ساتھ کیا باتیں ہوئی؟ اس نے سرسراتی آواز میں دریافت کیا۔ بہت سی باتیں ہوئی، میں نے اپنے منصوبے کے تیسرے اور آخری حصے پر عمل کرتے ہوئے اس سے کہا۔ میں نے تمہارے حوالے سے ان پر بہت کچھ واضح کر دیا ہے۔ اوہ شکریہ بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولا، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ اگر تمہارا بال بھی باقی ہوا تو میں ان دونوں کو عدالت میں گھسیٹ لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تمہیں کوئی کمزور اور لاوارث انسان نہ سمجھے۔ زبردست، وہ پرجوش انداز میں بولا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ جب ہی میں کہوں وسیشہ مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا؟ تو یہ سب آپ کی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرط جذبات میں تم آ کر ہاتھ ہی روک لو۔ جی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں سمجھا نہیں بیگ صاحب، کہاں اور اپنے ہاتھوں کو میں نے کہاں پر روکا ہے؟ اس وقت ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ بس اسی کام سے تم کو ہاتھ نہ روکنے کے لیے کہا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ باتیں تو چل ہی رہی ہیں، کھانے کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے۔ جی ضرور، وہ کھسیاہٹ بھرے انداز میں بولا، پھر کھانے کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کے کس کس احسان کا بدلہ چکاؤں گا بیگ صاحب؟ اس نے آخری جملہ پوری سچائی اور دل کی گہرائی سے ادا کیا تھا، لہٰذا میں نے بھی سنجیدگی سے کہا، مراد میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ ہمہ گوش ہوتے ہوئے بولا، جی بتائیں۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ احسان اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کا بدلہ بھی اتارا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر احسان مند انسان کو کسی بھی طور پر قرار نہ مل رہا ہو تو وہ یہ سمجھتا ہو کہ جب تک کہ وہ احسان کا بدلہ نہیں اتارے گا اسے سکون حاصل نہیں ہوگا، تو پھر اسے احسان کا بدلہ احسان کے فارمولے پر عمل کر کے اتارنا چاہیے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تم بھی کبھی ایسی ذہنی بے سکونی کی کیفیت سے دوچار ہو جاؤ تو میرے احسان کا بدلہ چکا کر حساب برابر کر دینا۔ مگر آپ پر کس طرح احسان کر سکتا ہوں میں بیگ صاحب؟ وہ متذبذب انداز میں بولا، میں بہت کمزور انسان ہوں۔ احسان کا کمزوری اور طاقتوری سے کوئی تعلق نہیں مراد، میں نے کہا، بس اس کام کے لیے انسان کی نیت صاف اور ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قدرت خود ہی مدد کر دیتی ہے۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی ارادہ کمزور ہے، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ اب دیکھیں قدرت کب مجھے موقع فراہم کرتی ہے۔ واقعی تمہاری نیت کی سچائی اور ارادے کی مضبوطی کا مجھے یقین آ گیا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اسی لیے قدرت نے تمہیں ابھی اور اس وقت یہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ جی؟ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگا۔ کیسا موقع بیگ صاحب؟ کھانا جاری رکھو، میں نے کہا، پھر اپنا بیان آگے بڑھایا، اگر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو اور پھر زندگی کی آخری سانس تک اس وعدے کو نبھانے کا بھی وعدہ کرو تو سمجھ لینا کہ تم نے میرا احسان کا بدلہ چکا دیا۔ جی حکم کریں، آپ مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ تم آج کے بعد ببلی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھو گے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی سے کسی نوعیت کی چھیڑ چھاڑ یا فکرے بازی بھی نہیں کرو گے۔ جی ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ جلدی سے گردن کو اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے بولا، اور یہ وعدہ تو آپ نے پچھلی ملاقات میں بھی مجھ سے لیا تھا اور میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں، اسے تم تجدید عہد وفا سمجھ لو۔ میں نے کہا، اگر تمہاری جانب سے ببلی یا سلمیٰ کو کبھی کوئی شکایت پیدا ہوئی تو سمجھو پھر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ وسیشہ کتنا خطرناک شخص ہے۔ جی مجھے کچھ اندازہ ہے، وہ خوف بھری جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا بیگ صاحب۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا، اگر میری ہدایت تمہارے ذہن میں تازہ رہی تو پھر تمہیں ان لوگوں کی طرف سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بیگ صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ ہاں پوچھو، میں نے کہا، اور پوچھنے سے پہلے یہ بتا دو کہ کولڈ ڈرنک یا چائے یا کافی؟
اس نے کولڈ ڈرنک کے حق میں ووٹ دینے کے بعد مجھ سے جو سوال کیا وہ اس کی دل کی آواز تھی۔ کیا سلمیٰ کے گھر میں کبھی آپ نے ببلی کو بھی دیکھا ہے؟ کیا اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں، میں نے دروغ مبنی بر مصلحت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ببلی سے تمہارے موضوع پر میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اوہ، وہ بے قرار لہجے میں بولا۔ وہ کیا کہتی ہے میرے بارے میں؟ تمہارے بارے میں اس کے خیالات بہت ہی دل شکن اور افسوسناک ہیں۔ میں نے اپنے منصوبے کی تکمیل کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ سنو گے تو تمہیں دھچکا لگے گا، لہٰذا اس باب کو بند ہی رہنے دو۔ اس کے اصرار اور اشتیاق میں کوئی خاص کمی نہیں آئی۔ بےتابی سے بولا، آپ کچھ بتائیں تو صحیح بیگ صاحب۔ مراد، ببلی تم سے شدید نفرت کرتی ہے، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے اتنی حقارت سے تمہارا نام لیا جیسے تم اس دنیا کی غلیظ ترین چیز ہو۔ اگر تمہارے اندر غیرت کی ایک رمق بھی باقی ہے تو اس لڑکی کو اپنے دل و دماغ سے نوچ ڈالو۔ تم شریف والدین کی اولاد ہو اور وہ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں آج اس کے دماغ کے سارے کیڑے جھاڑ کر اس کے دماغ کے اندر خودداری کو بیدار کرنا چاہتا تھا۔ میری اس گہری چال کے نتیجے میں وہ تڑپ کر بولا، وہ کیا وکیل صاحب؟ میں نے اپنے خفیہ ذرائع استعمال کر کے سلمیٰ، ببلی اور وسیع شاہ کا شجرہ بھی کھوج نکالا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ متعلقہ خانے کا انچارج میرا دوست ہے۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں اپنے دوست سے بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ ان لوگوں کی رپورٹ بہت ہی گندی ہے۔ مختلف قسم کے اخلاقی اور معاشرتی جرم میں گردن گردن تک دھسے ہوئے ہیں وہ، اور کسی بھی وقت سزا پا کر جیل جا سکتے ہیں۔ میں نے ذرا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں اس سے زیادہ تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتا مراد۔ میری باتوں کا مراد پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ میں نے اس کے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھے۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ پھٹ پڑا۔ بیگ صاحب، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میں پاگل ہوں، ببلی کی محبت میں خواہ مخواہ اندھا ہو گیا تھا۔ لوگ ببلی اور سلمیٰ کے کردار کے حوالے سے گندی گندی باتیں کرتے تھے، لیکن میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا۔ میری نظر صرف ببلی پر لگی ہوئی تھی، اور وہ لمحے بھر کو تھما، پھر زہر خند لہجے میں بولا، اور وہ مجھے دنیا کا غلیظ ترین شے سمجھتی ہے۔ لعنت ہے ایسی خوبصورت بلا پر۔ مراد، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ تم برباد ہونے سے بچ گئے۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ہمدردی کی چوٹ لگائی۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وسیع شاہ اور سلمیٰ کیسے بدقماش اور خطرناک انسان ہیں۔ تمہیں تو وہ لوگ اس طرح غائب کر دیتے کہ تمہارے والدین ساری عمر تم کو صرف ڈھونڈتے ہی رہ جاتے۔ بیگ صاحب، وہ سراسیمہ انداز میں ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا، اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور میں ایک خونی دلدل میں قدم رکھنے سے بچ گیا۔ میں نے یہ ساری محنت بلا وجہ نہیں کی، میں نے مصنوعی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی اس محنت کی فیس وصول کروں گا تم سے۔ بیگ صاحب، اس کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ میرے پاس تو مشکل سے واپسی کا کرایہ ہی ہوگا، میں بھلا آپ کی اتنی بھاری فیس کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ اپنی بھاری آمدنی میں سے، میں نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ چند روز کے بعد تمہاری جیبیں نوٹوں سے بھر جائیں گی۔ مگر وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت اور الجھن سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ دولت ایسے ہی تو نہیں آ جاتی نا بیگ صاحب۔ تم ٹھیک کہتے ہو مراد، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ واقعی دولت کوئی پھل نہیں جو درختوں پر اگتی ہو۔ دولت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ یہ جدوجہد تم کرو گے کیونکہ میں نے تمہارے لیے ایک صاف ستھری نوکری کا بندوبست کر دیا ہے۔ کہاں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور مسرت کے جگنو جاگ اٹھے۔ میں نے نہایت ہی نپے تلے انداز میں مراد کو قدوس احمد سے اپنی ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گہری توجہ سے میری بات سنی، اور جب میں خاموش ہوا تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ میں نے مزید کہا، اب تم اپنی غلطی کو نہیں دہراؤ گے۔ کون سی غلطی بیگ صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں کچھ نہیں سمجھا۔ دیوار پھلانگ کر کودنے کی غلطی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اس رات تم اسی فارمولے پر عمل کر کے قدوس احمد کے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور اب تمہارے سامنے ان کی دکان ہے۔ کہیں تم… اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس کے چہرے پر کھلنے والے خوشی کے رنگ دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا۔ 3 مراحل پر مبنی میرا منصوبہ گویا پائے تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔
मेरी मेहनत की उससे ज़्यादा फीस और कुछ नहीं हो सकती थी। लगभग 1 साल के बाद मुराद अली दोबारा मेरे ऑफिस आया तो उसका चेहरा मुसर्रत से चमक रहा था। वो अपने साथ एक दिलचस्प और हैरत अंगेज खबर भी लाया था। एक कार्ड मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, बेग साहब 15 रोज के बाद मेरी शादी है, आपको लाजमी आना है। मैंने कार्ड खोलते हुए पूछ लिया, भाई मुबारक हो, किससे हो रही है तुम्हारी शादी? आपकी पड़ोसन से, वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब? मैं चौंके बिना न रह सका। बेग साहब, मैं कुद्दूस साहब की बेटी आबदा की बात कर रहा हूँ, वो बड़े फख्र से बोला। ओह, मैंने शादी का कार्ड लिया और नज़र दौड़ाई। वो गलत नहीं कह रहा था, वहाँ पर मेरे साबिक पड़ोसी कुद्दूस साहब की बेटी आबदा का नाम छपा हुआ था। मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, फिर तो डबल मुबारक हो भाई, लेकिन शायद इस एक बात तुम्हारे इल्म में नहीं है। क्या बेग साहब? उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। कुद्दूस अहमद कुछ अरसा पहले तक मेरे पड़ोसी थे, मैंने कहा, मगर अब वो शहर के किसी और इलाके में शिफ्ट हो चुके हैं। जी मैं जानता हूँ, वो जल्दी से इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। पड़ोसी का हवाला तो मैंने यूं दिया था कि हमारी पहली मुलाकात उन्हीं के घर में हुई थी और उस वक्त वो आपके पड़ोसी थे। मैंने कहा, कुद्दूस अहमद जब तक मेरे पड़ोसी रहे वो गाहे बगाहे तुम्हारी तारीफ करते रहते थे। अगर उन्होंने तुम्हें अपना दामाद बनाने का फैसला किया है तो ये उनकी बड़ी दानिशमंदी का सबूत है और तुम्हारे लिए बड़े एजाज की बात है। बात के इख्तिताम पर मैंने उठकर उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी आंसू बनकर चमक उठी। उसने मुझसे शादी में शिरकत का वादा लिया और सलाम करके रुखसत हो गया। इंसान अगर मेहनती हो, खुलूसी नीयत से किसी काम में जुट जाए तो कोहे गिरा भी उसकी राह में रुकावट पैदा नहीं कर सकता और कामयाबी एक दिन उसके कदम ज़रूर चूम लेती है। बस इतनी थी कहानी। आप लोग सुनिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।